अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। बहुत उम्दा नावल है। इसका नाम है ऑब्सेशन ऑफ बीस्ट। इसकी राइटर हैं उम्मे मामा। बहुत ही अच्छा नावल है। इसके बहुत अच्छे व्यूज़ थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। वो ट्रेडमिल पर तेज़ तेज़ दौड़ रहा था। इसका ख़ास मुलाजिम इसके पीछे अपने हाथ में टॉवल लिए खड़ा था, जबकि पास पड़ी इस छोटी मेज़ पर फ्रेश जूस रखा हुआ था जो अभी अभी दाद ने लाकर रखा था। सर सर कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो शख्स बिना दस्तक दिए खुशी से अंदर आ गया। इसके इस तरह आने पर जहां दाद ने इसे घबरा कर देखा, वहीं ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ शख्स भी इससे उतर कर इसे देखने लगा। इसने ब्लैक कलर का बनियान पहना हुआ था, जिस्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था कि वो काफ़ी देर से अपने जिम रूम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। इसके चॉकलेट ब्राउन बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे, जबकि हेज़ल ब्राउन आंखें सामने मौजूद शख्स को देख रही थीं। सर, आपने ये शर्ट मंगवाई थी ना, तो मैं ले आया। इसने शॉपिंग बैग में मौजूद वाइट कलर की शर्ट निकाल कर इसे दिखाते हुए कहा, जो कि सिल्वर रैपर में पैक थी। इसे लग रहा था कि इसके इतनी अच्छे काम पर सामने खड़ा इसका सर इसे कोई तो इनाम देगा। और वो सही था, इनाम तो इसे मिलना था, लेकिन बीस्ट स्टाइल में। इसके इशारा करते ही दाद इसके करीब चला गया और अपने हाथ में मौजूद टॉवल इसकी तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हुआ है? भारी गंभीर आवाज़ इस जगह गूंजी। इसकी नज़रें मुस्तकीम पर जमी हुई थी, जबकि हाथों से वो अपने सफ़ेद बदन पर मौजूद पसीना टॉवल की मदद से साफ कर रहा था। सर, एक हफ्ता। इस एक हफ्ते के अंदर मैंने तुमसे कितने काम करवाए हैं? सर, आपने मुझसे ये पहला काम करवाया है। अब की बार मुस्तकीम भी गड़बड़ा चुका था। मतलब पहला काम, पहली गलती और आखिरी दिन। इसके आखिरी दिन बोलते ही मुस्तकीम को जैसे सांस रुक चुका था। फिक्र मत करो, जिंदगी का आखिरी दिन नहीं कह रहा, काम का आखिरी कह रहा हूँ। पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। आज के बाद मुझे तुम यहाँ पर नजर ना आओ। जूस का गिलास जो दाद ने इसे दिया था, इसमें से चंद सिप लेकर इसने वापस रखा और वहां से चला गया। सर, इस शर्ट का क्या करूं? इसने अपने हाथ में मौजूद वो महंगी शर्ट इसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन इसे इसने छुआ। जला दो, एक लफ्ज़ कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मुस्तकीम हैरत से इसे देख रहा था। क्या हुआ? मुंह क्यों खुल गया? इसके कमर से इसके कमरे से जाते ही दाद ने मुस्तकीम को देखते हुए कहा, तो क्या खुश हूँ? मुझे बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर ये शर्ट लाकर इन्हें दो, चाहे कितनी की ही क्यों ना लेनी पड़े, और वो भी सिर्फ इसी से जिसने ये खरीदी थी। मैं इस आदमी को डबल कीमत देकर ये शर्ट लाया, वो भी 1.5 घंटे में, और मुझे इनाम की बजाय नौकरी से निकाला जा रहा है। और बोल रहे हैं कि शर्ट जला दो। ये बीच की तरफ से इनाम ही है कि तुम यहाँ जिंदा खड़े हो, वरना जिस तरह तुम बिना इजाज़त के कमरे में आए थे ना, इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते। ये शर्ट बीच इससे नहीं पहनेगा। तो इतने पैसे खर्च करके मंगवाई क्यों? क्योंकि इस पर बीच की नज़र पड़ चुकी थी, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि ये बिक चुकी है, इसलिए इसने ये शर्ट मंगवाई, क्योंकि इसे ये पसंद आ चुकी थी। और जो चीज़ इसे पसंद आ जाए वो इसे किसी को नहीं देता। और कोई और अगर कोई और इसकी पसंद की हुई चीज़ को ले ले, तो ना तो बीस इससे खुद इस्तेमाल करता है, ना ही दूसरे शख्स को करने देता है। इस शख्स को भी मार देगा जो इसकी चीज़ लेना चाहेगा, और अपनी पसंदीदा इस चीज़ को भी ख़त्म कर देगा अगर किसी ने हाथ लगाया होगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। दाद के कहने पर इसने अपना माथे पर आए पसीना साफ किया। अच्छा ही था जो बीस ने इसे नौकरी से निकाल दिया था। जो शख्स आधे खुले दरवाजे से बिना इजाजत आने पर जान से मार सकता है, वो बड़ी गलती पर क्या सजा देगा? इसकी पहली गलती माफ कर दी, लेकिन दूसरी वो माफ नहीं करता, बल्कि शायद माफी मांगने का मौका भी नहीं देता। कमरे में दाखिल होते ही एसी की ठंडी हवा इसके वजूद से टकराई। कमरे की हर चीज़ से एसी की कूलिंग से ठंडी हो रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में ही बनी वार्डरोब को खोला, जिसके खुलने पर इसमें लाइट जलती थी। इसने अपना सूट निकाला। जब नज़र वार्डरोब में रखे सफ़ेद दुपट्टे पर गई, वो चंद लम्हे इस दुपट्टे को देखता रहा, फिर इस दुपट्टे को उठाकर इसने इस पर अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ गूंजने लगी, दुआ करो कि हमारी मुलाकात फिर ना हो, क्योंकि अगर होगी तो तुम्हें इस बीस्ट की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, और दुआ करो ये मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। अगर तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गई, तो
पागलपन बन गई ना तो तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा, फिर तुम्हें सारी उम्र बीस्ट की कैद में ही रहना होगा। दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिलें, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम फिर कभी ना मिलें। इस दुपट्टे पर नजरें जमाए वो सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश थी कि वो दोबारा मिल जाए। इस लड़की को ढूंढना बीस्ट के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसने इसे कभी नहीं ढूंढा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मासूम इस खून खराबे वाली दुनिया में आए। हाँ, लेकिन अगर इसे दोबारा मिली तो वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर कुदरत ने इस लड़की को इसके लिए रखा तो वो इसे ज़रूर मिलेगी और फिर बीस्ट की ही रहेगी। आहद, मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए हो, माशाल्लाह से बेटी हुई है। इसके फ़ोन उठाते ही ज़हरा बेगम ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ तो वो इनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रही हैं मामा? क्या वाकई? खुशी से इसके अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो भी बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द आने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी आवाज़ भीग चुकी थी और ज़हरा बेगम जानती थी कि वो इस वक्त रो भी रहा होगा। इसकी आंखों से खुशी की वजह से आंसू गिर रहे होंगे। इसे दुआएं देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ आद भाई, आप रो रहे हैं? कैप्टन शादाब ने इसके पास आकर कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं बाप बन गया शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके लहजे से फूट रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो हर किसी को अपनी इस खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन आहत की बेटी हुई है? हाँ शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके चेहरे से ही झलक रही थी। बस अब इससे तो इस बात का इंतजार था कि जल्दी से वो ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। रुहिया, क्या देख रही हो? रुहिया कब से ज़ारा बेगम की गोद में मौजूद कंबल में लिपटी इस बच्ची को देख रही थी, और इसकी मुसलसल इस तरह देखने पर हरीम ने फिक्रमंदी से देखते हुए कहा। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ इस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थी। मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम भी सोचती हो? खैर, क्या सोच रही हो? ज़ारा बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी को देखकर दोबारा नज़रें अपनी पोती की तरफ कर ली। मैं ये सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रुहिया, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मामा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, जब बेबी पैदा होते हैं। लेकिन भाई तो 1 महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये कैसे पैदा हुई? इसने उलझन भरे अंदाज में कहा। इसका चेहरा देखकर हरीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ज़हरा बेगम ने जोर से इसका कान खींचा। उफ मामा, क्या कर रही हैं? छोड़े। कौन सी दोस्त है ये जो ये उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हैं तुम्हें? ज़रा मुझे नंबर दो इसका, मैं भी तो पूछूं कि मियाँ बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ज़हरा बेगम के सख्त लहजे से इसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि इसने कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन क्या बोला, क्या गलत बोला, ये इसे समझ नहीं आई थी। इसने तो वही कहा था जो उसकी दोस्त ने से बोला था। इसने एक नज़र बेड पर लेटी हरीम को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नज़र ज़हरा बेगम को, जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। ज़हरा बेगम ने इसे डांट दिया, मतलब अब इनके सामने ये बात करने से अगली दफ़ा मार भी पड़ सकती है, तो इसलिए अब ये बात इसे हरीम से पूछनी थी ताकि इसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो। ज़हरा बेगम के कमरे से जाते ही इसने रुहिया को अपने करीब बुलाया। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा था, उन्होंने कहा था कि आज हम जाएंगे और मैं फॉर्म ले आऊँगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। इसने कोर्ट में लेटी बेबी की तरफ इशारा किया। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ भाभी, खुशी तो बहुत हो रही है। अब सबको पता चलेगा कि रोहिया बड़ी हो गई है। कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं? जी। अच्छा मुझे बताएं ना, मामा ने डांटा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने तो वही बोला था जो आयजा ने मुझे बताया था। इसकी सुई फिर से वहीं अटक चुकी थी। रुइया, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब एक दूसरे से करते हैं। बीवी और शौहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। इनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। इसने दबे लफ्ज़ों में इसे बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रुइया थी जिसे सीधी कही हुई बात ठीक से समझ नहीं आती थी। तो ये दबे लफ्ज़ों की बात कैसे समझ आती? छोड़ो इन बातों को बकौल तुम्हारे, तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम खुद ही इन बातों को समझ जाओगी। हरीम ने प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाज़त मिलते ही वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे ये बात जाहिर हो रही थी कि यह अमल काफ़ी देर से चल रहा था। सरमईद का पता चल गया है? दांत के कहने पर इसने अपनी आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट ऐशे में फेंका। कहाँ है वो? सऊदीया में। आप कहें तो इसे यहाँ ले आओ।
नहीं, मैं खुद जाऊंगा, सुबह होने से पहले मेरे वहां जाने का सारा इंतजाम करो। ओके सर। अपना सर हिलाकर वो इसके कमरे से निकल गया। मैं इसे कैसे उठाऊं? गिर गई तो? इसने कॉट में लेटी इस बच्ची को देखते हुए कहा, जो रो रही थी, और रुहिया इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़हरा बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये काम इसके ज़िम्मे था। इस रोती हुई बेबी को उठा कर इसकी मामा को दे दे। आप खुद उठा लें, मुझसे गिर जाएगी भाभी। मुझसे उठा उठा नहीं जा रहा, तुम इसे उठाओ, नहीं गिरेगी, बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उठाओ। नरमी से कहकर वो इसे बेबी को पकड़ाने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेते ही इसने बच्चों जैसी खुशी लिए हरीम की तरफ देखा, जबकि इसके अंदाज पर हरीम को बेसाख्ता हंसी आ गई। इसने बेबी को हरीम को गोद में दे दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई। ये मंजर सऊदीया में बनी एक होटल के रूम का था, जहाँ वो शख्स लाइट ऑफ किए मज़े से सो रहा था। जब सोते में इससे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिसे पहले तो इसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा वो आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई दी तो इसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों पाँव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टिकाए इसे ही देख रहा था। हेलो मईद, बीस तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। आखिर कब तक छुपते तुम मुझसे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? इसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके इसने पुरसरार अंदाज में कहा, जबकि इसके कहने पर मैत के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बीस सब जानता था तो फिर इससे कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा? देखो बीस, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस इस लड़की को देखा और मैं बह गया, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूंगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मैत को इस वक्त इसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बीस ने साइड टेबल पर रखी वो नुकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मैत का सांस रुक चुका था। ये इसने साइड टेबल पर कब रखी? शायद जब जब वो यहाँ आया था। इसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मैंने इसने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए, जबकि इसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे वो बीस्ट का मुकाबला कर सकता, लेकिन इस वक्त कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा यही सोच रहा था कि यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का वास्ता। इसके कहने पर बीस की रगें तन चुकी थी, जबकि आंखों की सुर्खी भी बढ़ चुकी थी। अगले ही पल इसने मैत की सांसें रोक दी। इसने इस तरह से इसे मारा था कि इसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि इसकी सांसें रोकने के बावजूद भी वो बेदर्दी से इसे मार रहा था। सॉरी। इसके कमरे की लाइट खुली देखकर आस्ते से दरवाज़ा खोलकर हरीम इसके कमरे में आ गई। रुहिया, तुम सोई नहीं हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था कि आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेती। इसकी बात पर हरीम मुस्कुराते हुए इसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ आ गई। क्या कर रही हो? मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रुहिया ने स्टोरी बुक इसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थी। तुम तो कह रही थी कि अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी, तो अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बच्चों वाली कहानी पढ़ रही हो। भाभी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई बीस्ट आएगा और मुझे कैद कर कर लेगा। रोइया मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीस तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी। वो शहजादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है, तो फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा शहजादा ढूंढ लेंगे जो इससे बहुत प्यार करेगा। इसने रोहिया के बड़े बड़े गालों को खींचते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वो शर्मा कर अपना चेहरा तकिए में छुपा चुकी थी। अच्छा, आप सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नए सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। यहाँ रुको बेटा, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ। रोहिया, एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसे पैसों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल यहीं पास में है, मैं इसे पैसे देकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाएँ, बस जल्दी आ जाएगा। यही रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगा। और आयज़ा को कहना जब तक मैं नहीं आ जाता वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। इनके कहने पर इसने अपने सर को जनिश दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई।
आयज़ा ने अभी तक इसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। इसका कहना था कि इसी बहाने इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल पिक करते ही दाद ने इसे सलाम किया। टाइम क्या हो रहा है दाद? इसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानिब देखा। क्या इसने टाइम पूछने के लिए फ़ोन किया था? सर 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। कहाँ हो तुम इस वक्त? सर घर पर हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 10 बजे तुम्हें मुझे पिक करना है? इसके कहने पर दाद ने अपने सर पर हाथ मारा। सर वो मैंने सुना था कि आपकी फ़्लाइट लेट होगी। इसने कमज़ोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो इसे बताकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था कि अपने सर को वापस लाना वो भूल गया था। बहाने बनाने की बजाय यहाँ हो और एड्रेस भेजना हो तुम्हें, और 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मेरे कत्ल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। जी जी सर, मैं बस आ रहा हूँ। इसने जल्दी से फ़ोन रखा और घर से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता तो बिस्ट वाकई में अगला नंबर इसका ले आता। रूही ये मेरी दोस्त और मेरी कज़न है, और अब ये भी हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। इसके करीब आते ही आयज़ा ने अपने बराबर खड़ी लड़की का इससे तारुफ करवाया। ये कितनी प्यारी है, जितना सुना था। ये कितनी प्यारी है ना, जितना सुना था आप इससे ज़्यादा प्यारी हो। इसे देखते ही हमना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ सुनकर इसने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। आप आयज़ा की दोस्त को तो फिर आप आयज़ा की दोस्त हो तो फिर मेरी भी हो, बिल्कुल। और अब इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयज़ा और इसके साथ अलविदा कलमात अदा करके वो कॉलेज से चली गई, क्योंकि बाहर इसका भाई वेट कर रहा था। तुम वापस क्यों आ गई? पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस अंदर चली जाऊं, और ये बात भी कही कि आयज़ा से कहना कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आयज़ा मुझे छोड़कर नहीं जाए। अच्छा कितना टाइम लगेगा इन्हें आने में? 15 से 20 मिनट कहे थे। अच्छा तो जब तक हम सामने बने कैफ़े में होकर आती हैं। इसके कहने पर रुहिया ने हैरान नज़रों से इसे देखा। नहीं आयज़ा, क्या हो गया है? हम वहाँ कैसे जा सकती हैं? हम कौन सा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? बस कैफ़े में चलते हैं। तुम कुछ लेना चाहो तो ले भी लेना। वैसे भी तुम आज तक कभी घर से अकेले बाहर तो नहीं गई हो। इसका हाथ पकड़कर वो इसे बाहर के जानिब ले जाने लगी, जब रोहिया ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा पापा को पता चला तो डांट पड़ेगी। पापा जब आएंगे तो जब तुम्हें चलना हो तो वो हमें ले जाएंगे। रूही, जिंदगी में थोड़ा तो एडवेंचर लाओ। मुझे नहीं जाना आयजा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम चली जाओ। तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैं वापस नहीं लूंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज पहली बार मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, तो मैं फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊं? इसकी नम आंखों को नज़रअंदाज करके वो इसका हाथ पकड़े से बाहर की जानिब लेकर चली गई। कहाँ हो तुम? इस वक्त कॉल पिक करते संजीदा सी आवाज़ इसे सुनाई दी। लाहौर। अच्छा लाहौर में हो, लेकिन कहाँ से आ रहे हो? सऊदीया। क्या करने गए थे? डैड जब जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। तैमूर साहब की गुस्से से भरी आवाज़ इसे सुनाई दी थी, जिसे सुनकर गहरा सांस लेकर अपनी जगह से जिसे सुनकर वो अपनी जगह से और कैफ़े से बाहर आ गया। मैं इसमें तंग आने वाली क्या बात है? बल्कि आपको तो अब इस सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? वो जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स इतने ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो हमने कैफ़े देख लिया, आप चलते हैं। कैफ़े के करीब आते ही इसने कहा और वापस जाने कॉलेज लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफ़े आमने सामने ही बने थे। रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ आयज़ा, अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर लूँगी। मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे कभी पापा भाई के बिना नहीं आई। देखो मेरा दिल भी कितना तेज़ धड़क रहा है। इसने खुद को अपने दिल पर हाथ रख लिया जो मामूल से तेज़ धड़क रहा था। उफ़ अल्लाह, डरपोक। जाओ तुम कॉलेज। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। नहीं, नहीं, मैं चली जाऊंगी, सामने ही तो है। इसकी बात सुनकर आयज़ा अपना सर हिलाकर कैफ़े में चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा सांस लेकर कॉलेज आने के लिए मुड़ी। जब नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जो इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ इसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। इसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जहाँ कुछ अलग सा नज़र आ रहा था। इसने हर तरफ देखा। कैफ़े और कॉलेज के अलावा इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी, और वहाँ पर एक आदमी बंदूक का निशाना इस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे इस आदमी का सिर्फ सर दिख रहा था, जबकि ये मंजर
दिखते ही इसका ज़हन तेज़ी से चलने लगा और वो भागने के अंदाज़ में खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और उसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन इसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद सलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक हैं? दाद भागता हुआ इसके करीब आया और वो अभी-अभी यहाँ पर आया था और यकीनन यहाँ का सारा मंज़र देख चुका था। इस आदमी को पकड़ो, यकीनन वो बिल्डिंग में है। दाद से कहकर वो रोती हुई रुहिया की जानिब बढ़ा। इसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफ़ेद कपड़े भी खून में रंगे हुए थे। बच्चे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मामा, तकलीफ की वजह से इसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मामा, ये तकलीफ इस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज्यादा थी। जब ही ये तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो चुकी थी और इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नजरअंदाज करके इसने रुहिया को अपनी बाहों में उठाया और इसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया जो दाद यहाँ लाया था। रुहिया का पहना सफेद दुपट्टा इसने इसके बाजू पर बांध दिया, क्योंकि इस वक्त इसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो इसके खून रोकने के लिए इसके बाजू पर बांध देता। कौन है वो लड़की? हॉस्पिटल में इसके पास पहुंचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहला सवाल पूछा। इनकी आवाज़ सुनकर इसने चूंक कर सर उठाया और फिर इनके पीछे खड़े दाद को घूरने लगा, जबकि इसके ऐसा करते ही दाद ने अपनी नज़र झुका ली। इसे मत देखो, आने ही में देर हो गई थी तो इसलिए मैंने खुद इसके पास फ़ोन किया था। तो मुझे बताओ, वो लड़की कौन है? इसका नाम क्या है? आप कैसी है? डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक्त वो बेहोश है और जब वो होश में आएगी तो सबसे पहले इसका नाम पूछूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दाद के बताने पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो यहाँ चला आया। मुझे इस लड़की का शुक्र अदा करना है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इस लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई, वो बस एक वसीला बनी थी। गोली किसने चलाई? इनके पूछने पर इसने दाद की तरफ सवाल नज़रों से देखा। सर, वो आदमी पकड़ा गया, इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है। वो आदमी पकड़ा गया है, इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है, जहाँ पर मैं इसे टॉर्चर करके ये बात जान लूँगा कि गोली इसने किसके कहने पर चलाई थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी कौन सी किसी से कोई दुश्मनी है? इसकी बात पर तैमूर साहब ने आंखें छोटी करके से घूरा। तुम्हारे पास कोई एक वजह नहीं है दुश्मनी की। सबसे पहली वजह, तुम सियासतदान तैमूर काज़मी के बेटे हो, और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है, जिसे हर कोई जानता है, वो ये कि तुम बीस्ट हो, जिससे ये डर नहीं है कि वो खुलेआम लोगों को मारता फिरता है। अगर तुम अभी तक बचते आए हो तो इसकी वजह यह है कि पुलिस को आज तक तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी सफाई से काम करता है, भीड़ में लोगों को मारता है, फिर भी आज तक किसी ने इसे नहीं पकड़ा। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को मारता हूँ जो मुजरिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, और ये कानून इन्हें इनके किए की सज़ा नहीं देता। इसकी बात पर तैमूर साहब ने अफसोस से इसे देखा। तुम जानते हो, जहाँ तुम्हारे इस काम की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूँ। हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। इनकी आवाज़ भीग चुकी थी। खैर, मुझे इस लड़की के पास लेकर चलो, मुझे इसे देखना है। इनकी बात पर अपना सर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत कम उम्र लग रही है इसे देखते ही तैमूर साहब ने कहा, लेकिन मैं इसका ये एहसान नहीं भूलूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। नहीं, गोली बस छू कर गुजरी है और ये डरपोक लड़की इसी में बेहोश हो गई। एक कम उम्र लड़की से तुम और क्या उम्मीद रखते हो? इसका ख्याल रखना। और दाद जहान से बात करके उन्होंने अपना रुख दाद की तरफ किया। इसके घर वालों का पता करो। आप क्या करेंगे जानकर? इसने पेशानी पर बल डालकर अपने बाप को देखा। इसने जान बचाई है तुम्हारी, जहांज़ेब तैमूर काज़मी की। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा इस बच्ची का, इसके घर वालों का। इसका ख्याल रखना। इसका कंधा थपथपा कर उन्होंने एक नज़र बेड पर बेहोश रुहिया पर डाली और दाद को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से चले गए। इनके जाते ही वो बेड पर बैठकर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। साफ रंगत इस वक्त जर्द हो रही थी, फूले फूले गाल, गुलाबी गाल और लंबी पलकें। इसके चेहरे पर मासूमियत थी, बेइंतहा मासूमियत। इसके गुलाब गुलाबी लब देखने में ही इतने नरम लगते थे कि उन्होंने छूने की चाह महसूस होती। यकटक वो इसके चेहरे को देखे जा रहा था जब इसे रुहिया की पलकों में जनिश महसूस हुई। इसने आशा से अपनी आंखें खोली। नज़र सबसे पहले सफ़ेद छत पर गई और वो झटके से उठी, जिससे बाजू में तकलीफ हुई। हल्की सी चीख इसके लबों से निकली, जबकि आंखें नम हो गई। दर्द हो रहा है? भारी मर्दाना आवाज़ पर इसने अपनी तकलीफ से ध्यान हटाकर बेड पर अपने बिल्कुल करीब बैठे शख्स को देखा। आप कौन हैं? जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। आपकी बारह आंसू इसकी आंख से गिरना शुरू हो चुके थे। यकीनन इससे ज़्यादा दर्द हो रहा था और शायद ये कम दर्द भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे दर्द का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। रोहिया की बात सुनकर वो गहरा सांस लेकर बड़बड़ाया। मामा
गर्ल। मोबाइल जेब से निकाल कर इसने दाद को कॉल मिलाई और इसे कमरे में बुलाया। कहाँ दर्द हो रहा है? जहां ने इसके बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिससे वो थोड़ा खिसक कर पीछे हुई। इसकी इस हरकत पर जहां ने हैरत से देखा। क्या हुआ है? आप मुझे हाथ मत लगाएं। क्यों? इसने फुर्सत से इस छोटी सी नाक और गुलाबी लबों वाली लड़की को देखा। आप अजनबी हैं, मामा कहती हैं कि अजनबी से दूर रहना चाहिए। हाँ हूँ तो मैं अजनबी, लेकिन ये बात जब जहन में नहीं आई जब तुमने मेरी जान बचाई थी। मामा कहती हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा वो आदमी आपकी तरफ गोली चला रहा था, तो मैंने बस इसीलिए ये सब किया। मुझे जानती हो तुम, मैं कौन हूँ? इसने मध्यम आवाज में से देखते हुए पूछा, जिस पर इसने अपना सर नफी में हिला दिया। कौन है आप? जहान, तुम बस मुझे इतना ही जान लो। जहान, तुम बस मुझे इतना ही जान लो और मुझे बताओ तुम वहाँ कैफ़े में क्या कर रही थी, वो भी अकेली? मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर की एडमिशन के लिए। फिर मेरी दोस्त आयजा ने मुझे मामा पापा की कसम दी और मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज के सामने बने कैफ़े में ले गई। फिर मैंने आपको देखा और मैं दरमियान में आई, जिससे मुझे गोली लगी और फिर शायद मैं बेहोश हो गई। जहान हैरत से इस लड़की को देख रहा था जिसके नज़दीक वो अजनबी था, फिर भी वो इसे पूरी तफसील बता रही थी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आप अजनबी हैं, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊंगी? रोहिया के कहने पर बेसाख्ता इसकी हंसी छूटी। वो अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती थी, जबकि बाकी की तफसीलें आराम से बता चुकी थी। इस लड़की में कितनी अकल थी, ये बात वो इन चंद मिनट में ही जान चुका था। सर, आपने बुलाया था? कमरे में दाखिल होकर दाद ने कहा। पता चल गया? जी सर, वो इस वक्त कॉलेज में ही है। इसकी बात पर अपना सर हिलाकर वो रोहिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, मेरे लिए अब से तुम प्रिंसेस हो और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कहाँ है वो? इसने बेचैनी से पूछा। दाद तुम्हें इनके पास छोड़ाएगा। इसने दाद की तरफ इशारा किया, जबकि इसके कहने पर रोहिया ने अपने कदम जमीन पर रखे और वहां से जाने लगी। इसे तो बस इस वक्त अपने पापा के पास जाने की जल्दी थी। जहां जेब ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा देखा जिस पर खून लगा हुआ था। इस वक्त वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी और इसे एहसास भी नहीं था। रुको प्रिंसेस, भारी आवाज ने रोहिया के चलते कदम रोके। इसने मुड़कर जहान की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। अपनी जगह से उठकर वो रोहिया के करीब आया और अपनी जैकेट उतार के इसके कंधों पर डाल दी। दाद, ध्यान से लेकर जाना। इसका अंदाज दाद को साफ समझा रहा था कि ध्यान से लेकर जाना, वरना कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। जी सर, आप बेफिक्र रहें। रोहिया को लेकर वो कमरे से चला गया और इसके जाते ही जहान ने बेड पर पड़ा हुआ सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया। अपने बजते फ़ोन से इसने पहले ही बेल पर उठा लिया। सब ठीक दाद? जी सर। कहाँ छोड़ा इसे? इनके वालिद के पास, कॉलेज में ही थे। इनके वालिद के पास कॉलेज में ही थे, काफ़ी परेशान थे, मैडम को ही हर जगह ढूंढ रहे थे। तुमने इनसे क्या कहा इनकी बेटी के बारे में? सर, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ वहाँ पहुँचते ही मैडम ने इन्हें सब कुछ बता दिया। सांस काफ़ी फूल रहा था, लेकिन जब तक बात मुकम्मल नहीं हुई वो चुप नहीं हुई। इसकी बात सुनकर जहां सेब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, जहन में बेख्तियार इसका तस्वर आया। फूली सांसों के साथ बात करती वो फूले फूले गालों वाली मासूम लड़की कितनी क्यूट लग रही होगी। नाम क्या है इसका? रोहिया। रोहिया हुसैन। दाद की बात सुनते ही इसने कॉल काट कर अपनी आंखें मूंद ली। रोहिया हुसैन नहीं। इसने खुद ही अपनी बात की नफी की और फिर एक ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। रोहिया जहान। जहान की रूह। जहान ज़ेब तैमूर काज़मी की रूह। रोहिया हुसैन नहीं। इसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की। इसने अपनी आंखें बंद करके रोहिया का तस्वर किया। लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी जो कि जल्द ही जुदा हो गई। इसने अपनी आंखें दोबारा खोली। इस बार चेहरे पर सख्ती थी जो बीस के चेहरे पर रहती थी। नहीं, वो मेरी कैसे हो सकती? वो तो बहुत मासूम है। भला एक बीस्ट के साथ वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? नहीं, मेरी और इसकी दुनिया अलग है, बहुत अलग है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जहान ज़ेब काज़मी ने अपनी पसंद को छोड़ा था, लेकिन वो भी सिर्फ इस शर्त पे कि वो इसे दोबारा कभी ना मिले। अगर रोहिया हुसैन इसे दोबारा मिली तो फिर जहान की रूह को इससे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसके घर में दाखिल होते ही जहरा बेगम और हरीम इसे देखते ही परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि इसके कपड़ों पर लगा खून दूर से ही दिख रहा था। क्या हुआ है इसे? इसके जर चेहरे को देखकर जहरा बेगम ने परेशानी से कहा। हरीम, इसे कमरे में ले जाओ। जहरा बेगम ने सवाल को बिना कोई जवाब दिए उन्होंने हरीम से कहा, जो इसे कमरे में ले गई। हुसैन, क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। छोटा सा? हुसैन, इसकी हालत देखी है आपने, पूरी जर्द हो रही है, वो कपड़े इसके खून से रंगे हुए हैं। जहरा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है हमारी बच्ची, बस इस पर शुक्र अदा करो। नरमी से कहते हुए वो इन्हें अपने साथ अंदर ले गए। क्या हुआ है रोहिया तुम्हारे साथ? इसे बेड पर बैठाकर हरीम ने फिक्रमंदी से कहा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसने अपने अंगूठे और पहली उंगली के पूरों को मिलाकर इसे बताया। ये बात हुसैन साहब ने इसे गाड़ी में ही बता दी थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी कि तुम्हें गोली लगी है, बिला वजह सब परेशान होंगे।
इनकी ये बात सुनकर इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो जो कब से सोच रही थी कि सबको अपनी इस बहादुरी का किस्सा सुनाएगी, रोहिया ने गोली खाई है, वो सारी सोचें डूब चुकी थीं, क्योंकि पापा की बात भी तो माननी थी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि कपड़े बदल आओ, मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर तुम्हें जूस बना कर दूंगी, हरीम ने इसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा। और कमजोरी होने के बावजूद वो मुस्कुराते हुए अपने लिए परेशान अपनी भाभी को देखती रही। वो इस वक्त अपने बनाए गए टॉर्चर सेल में मौजूद था। वहाँ चंद कमरे बने हुए थे, जिनमें से वो सबसे पहले वाले कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। इसका सर लटका पड़ा था, जिससे दिख रहा था कि वो बेहोश है। इसने दांत को इशारा किया, जिसे समझकर वह बाहर चला गया और 2 मिनट बाद ही इसकी वापसी होगी। इसके हाथों में बाल्टी थी, ठंडे यख पानी से भरी बाल्टी, जो इसने कुर्सी पर बंधे शख्स पर उलट दी। इसके ऐसा करते ही वो शख्स हड़बड़ा कर उठा। नजर सबसे पहले अपने सामने खड़े से शख्स पर गई, जिसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और पहनी हुई थी। एक ही बार सवाल पूछूंगा, जवाब देना, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। शर्ट की आस्तीन को कोनियों तक चढ़ाकर वो इस शख्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? जुबैर। जवाब देकर इसने डरते डरते अपनी निगाह टेढ़ी करके सामने से चंद इंच फासले पर रखी इन चीज़ों को देखा। छोटी सी लेकर बड़ी तक मारने वाली, किसी को चोट पहुंचाने वाली, हर चीज़ वहां मौजूद टेबल पर तरतीब से अलग अलग रखी हुई थी। इन चीज़ों को देखकर इसे इसने अपना थूक निकला। बीस्ट, मुझे जाने दो। किसके कहने पर तुम मुझे मारने आए थे? इसने संजीदा चेहरे के साथ फिर से सवाल किया। अब्दुल्ला, मुझे उन्होंने भेजा था। इनका कहना था कि वो जो ड्रग्स, असला वगैरह वो दूसरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं, वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही। तुम इनके 3 बंदे मार चुके हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैं अगर तुम्हें छोड़ दूं तो अब्दुल्ला तुम्हें मार देगा, मरना तो तुम्हें है। नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, इसने जल्दी से कहा, बचने की उम्मीद जो नजर आ रही थी। अपना अगला माल वो कहाँ भेजेगा? अभी अपना माल वो पाकिस्तान के शहर में ही बेचेगा। कौन सा शहर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़का ये काम करेगा, इसका नाम जैन है। लड़के का पूरा नाम क्या है? जैन गफ़ार। वो इसी शहर में रहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो अजीब अंदाज में हंसा। मैंने तुम्हें सब बता चुका हूँ बीस्ट। मैंने ये कब कहा था कि सब जानने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा? इसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, जिसे देखकर जुबैर के चेहरे पर खौफ छा गया था। बीस्ट, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। बीस्ट ने गहरी नजरों से इसे देखा। मौत के खौफ से तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हो, कल को मेरे साथ भी कर सकते हो। मुझे तुम जैसे गद्दार लोग नहीं चाहिए। इसने गोली चलाई, जो जुबैर के बाजू को छूती हुई गुजर गई। दर्द से इसकी चीख निकली, जिसे सुनकर बीस्ट के अंदर इत्मीनान भरी लहर दौड़ी। तुम मर्द होकर इस दर्द पर चीख रहे हो? वो तो एक नाजुक सी लड़की थी जिसे तुमने ये तकलीफ दी थी, इससे कितना दर्द हुआ होगा। दांत पीसते हुए इसने गुस्से से कहा और बंदूक इसके दूसरे बाजू पर रखकर चला दी। इसके बाजू से निकलता खून जमीन पर गिरने लगा और दर्द से तड़पते हुए वो बेहोश हो चुका था। इसके बेहोश होते ही वो अपनी जगह से उठा। सर, इसका क्या करना है? इसके खड़े होते ही दाद ने पूछा। इसका इलाज करो, जब होश में आए तो दोबारा यही डोज दो। इसके बाद जिस बिल्डिंग से इसने गोली चलाई थी वो है, वहां की छत से इसे फेंक देना। इसकी बात सुनकर दार ने जल्दी से अपना सरस बात में हिला दिया। बीच ने मुड़कर एक नज़र कुर्सी पर बंदे जुबैर पर डाली और वहां से चला गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, क्योंकि सफ़ेद शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। फ्रेश होकर इसने डार्क ब्लू ट्राउज़र पर वाइट टी शर्ट जेब तन की थी। अपने कमरे में मौजूद नरम सोफे पर बैठकर इसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और इसे जलाकर लबों में दबा लिया, जबकि जहन के पर्दे पर अपनी प्रिंसेस के साथ हुई मुलाकात चल रही थी और इसका ख्याल ही जहां जेब के लबों पर मुस्कुराहट ला चुका था। तुम सच कह रहे हो? तुम सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? हमना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। इस वक्त वो दोनों कंटीन में बैठी हुई थी। आयजा आज नहीं आई थी। इसे कॉलेज जाते हुए 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में ही इसकी हमना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसकी क्लासेस से शुरू हुए, एक माह होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होगी और इसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ ज़हरा बेगम और हरीम को दिख रही थी ख़त्म नहीं होगी, जब जब तक ज़हरा बेगम ने इसे कॉलेज नहीं आने दिया। हाँ, वो लड़का खड़ा था, मैं ऐसे गई और इसे ऐसे दिक्कत दिया। अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो इससे सारे स्टेप करके दिखा रही थी। जब से कॉलेज आई थी वो इसी कश्मकश में मुबतला थी कि ये बात हमना और आयजा को बताई या नहीं, क्योंकि पापा ने इसे ये बात बताने से मना किया था। लेकिन फिर इसने खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था।
उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था, दोस्तों को थोड़ी, इसलिए आज वो पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी तो था वो कितनी बहादुर है। फिर क्या हुआ? तो जैसे उसे कहते हुए हमना ने अपनी चेयर मज़ीद आगे की, फिर एक आदमी था, वो लड़का इसे दाँत बुला रहा था, तो इस लड़के ने मुझे इस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। इसके कहने पर रोहिया ने शर्मा कर अपनी तारीफ वसूल की। अच्छा मैं देख लूँ भाई, मुझे लेने तो नहीं आ गए? अपना बैग और टेबल पर रखी किताब उठाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रुइया भी इसके साथ साथ ही चलने लगी और गेट तक पहुंचने तक भी वो दोनों बातें करती रहीं। हमना का भाई लेने आ गया था इसके लिए। रुइया को अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही रुइया भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक ही फिक्स टाइम पर इसे लेने आते थे और अभी इनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन थी? इसकी गाड़ी में बैठते ही जैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रुइया को देख रहा था, जो अब अंदर कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। हाँ वो तो लग रही है। ये बात इसने दिल में सोची। वो फल्ला में इसकी किताब भी ले आई। रुक जाए, मैं देकर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद 3 किताबों में से एक रुइया की थी, जो अब वो अपनी किताबों के साथ ही उठा लाई थी। नहीं रहने दो, टाइम लगेगा, बाद में दे देना, नॉर्मल लहजे में कहते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि जहन के पर्दे पर रुइया का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे हुए इस वक्त अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। इसने आंखें खोलकर आधा बचा हुआ सिगरेट ऐश टुकड़े किए इसने आंखें खोलकर आधा बचा हुआ सिगरेट ऐश ट्रे में डाला और टेबल पर रखा हुआ सफ़ेद बटा उठा लिया और हॉस्पिटल का मंजर याद करने लगा। आप कौन है जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था इसकी मासूम सी आवाज़ अभी तक इसे सुनाई दे रही थी। गहरी मुस्कुराहट के साथ इसने रोहिया के दुपट्टे पर अपने लब रख दिए। आस्ता से वो अंदर दाखिल हुआ। हमना का बैग सामने सोफे पर ही रखा हुआ था। इसने जिप खोलकर बैग में मौजूद हमना की किताबें निकाली और इसमें से रोहिया की किताब तलाश करने लगा। वो 2 एक जैसी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक हमना की थी तो जाहिर था दूसरी रोहिया की ही होनी थी। इसने वो किताब खोली जहाँ पहले ही सफ़े पर छोटे छोटे लफ्ज़ों में रोहिया हुसैन लिखा हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी और जिस तरह आया था इसी तरह बाहर चला गया। इससे एक बहाना मिल चुका था रोहिया से मिलने का। हमना तो खाला के घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही देनी पड़ेगी, मिस रुहिया। इसने अपने हाथ में मौजूद इस किताब को देखते हुए कहा। बाहर बाहर मेन गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था, जो इसे देखते ही गेट खोल चुका था। घर में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले ज़हरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी। यकीनन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। इनसे अब इसकी मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम इसने रोहिया के कमरे की तरफ बढ़ा बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके सोती थी। आहद ने मुस्कुराते हुए इसे प्यार भरी नज़रों से देखा और इसके करीब जाकर इसकी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा ज़मीन पर था और इसका कंबल आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गिरा पड़ा था। आहद ने इसे ठीक से लटाकर इस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और इसके माथे पर अपने लब रखकर इसके कमरे से निकल गया। अब इसका इरादा अपने कमरे की जानिब था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ के कमरे में पहले की निस्बत अब ज़्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर, बेबी कॉर्ड और दीगर सामान मौजूद था, लेकिन इतना सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। आस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर लेटी हरीम के करीब आया। नरमी से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। हरीम को ज़हरा बेगम ने एक पार्टी में देखकर पसंद किया था और इसने खुद भी इनकी पसंद पर सर झुका दिया। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, इसका मिजाज कैसा होगा, लेकिन इससे शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने इसका पीछा छोड़ दिया। हरीम इसकी सोच से ज़्यादा अच्छी थी। ये हर रिश्ते में परफेक्ट। दूसरे साइड पर आकर इसने बीच में लेटी अपनी बेटी को उठाया। वो 1 महीने की थी और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद थी। दिखने में वो बिल्कुल रुहिया की तरह थी। फूले फूले गाल वाली वो गुड़िया इस वक्त सो रही थी। इसे गोद में लेकर वो प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आप कब आए? इसने अपना चेहरा मोड़कर देखा, जहाँ नींद से भरी आंखें बामुश्किल खोले वो आहत को देख रही थी। थोड़ी देर पहले, इसने जवाब देकर दोबारा से अपनी बेटी को देखने लगा। इस वक्त ये लम्हा इसे दुनिया का सबसे हसीन लम्हा लग रहा था। आगे को सर करके हरीम इसके करीब आई और इसके कंधे पर अपना सर रख लिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटी को प्यार कर लूँ, फिर तुमसे भी अच्छे से मिल लूँगा। अहद ने इसके कान में सरगोशी की, जिस पर इसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। प्यारी है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप भी जानते हैं ये रोहिया की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका इसका नाम क्या है। हुनैन रुहिया ने रखा है। और आपको पता है मामा और इसके नाम रखने पर कितनी लड़ाई हुई थी। फिर पापा ने इतनी मुश्किल से इनकी लड़ाई ख़त्म करवाई और रुहिया ने इसका नाम हुनैन
रख दिया। इनकी लड़ाई याद करके हरीम की हंसी छूटी। कोई बात नहीं, हम और लेकर आ जाएंगे ताकि अब इसका नाम मम्मा रख लें। आहत की शरारत से कहने पर हरीम ने घूर कर इसके मजबूत बाजू पर मुक्का रसीद किया, लेकिन जानती थी कि इससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया आपने? लेकर आऊं? नहीं, तुम बस मेरे पास रहो, कपड़े तो चेंज कर ले। नहीं करने इस वक्त, बस मुझे सोना है। हुनैन को दोनों हाथों के बीच में लटाकर इसने हरीम को अपने बाजू पर लटाया और खुद भी सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। जब से इसे हुनैन के की इस दुनिया में आने की इत्तला मिली थी, तब से रोज इसे यही डर लगा रहता था कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके इसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। बालों की ऊंची पोनी बनाए, कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस पर अपना बैग पकड़े तेज कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में आई, जहां बैठे शख्स को देखकर इसने खुशगवार हैरत हुई। भाई, आप कब आए? वो भागते हुए आहत के पास आई। वो जो अपना नाश्ता कर रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे मिल चुका था, बस एक रुइया ही बची थी जिससे वो अब मिल रहा था। मैं तो बहुत साल पहले आ गया था। हाँ, मुझे पता है, आप बहुत साल पहले आ गए थे। इसने बहुत को लंबा खींचा। अब इतना भी बहुत मत करो। मैं करूँगी, क्योंकि यही बात है। हाँ, यही बात है। पता है मामा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, या फिर रोहिया मैडम कुछ ज़्यादा छोटी हैं। ज़रा बाहर जाओ, हर कोई इन्हें मेरी बेटी समझता है। आहा ने इनके सामने अपने दुख का इजहार किया। बेटा है तो तुमसे बहुत छोटी, हुसैन साहब ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। आप इतनी भी छोटी नहीं है। जी नहीं, जी नहीं हूँ, पूरे 13 साल। रोहिया ने अपनी सारी उंगलियां इसे दिखाई। ये 10 हुई। भाभी 3 उंगलियां और दिखाए। रोहिया ने अपने बराबर बैठी रीम को देखते हुए कहा, जिस पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रोहिया के साथ अपनी 3 उंगलियां मिला दी। लीजिए भाई, हो गई 13। और आप जल्दी से नाश्ता करें, फिर मुझे कॉलेज छोड़ कर आइएगा। आज मैं आपके साथ जाऊंगी। इसकी बात पर इसने अपना सर इस बात में हिला दिया और टेबल पर रखा अपना चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। अपने जिम रूम में मौजूद इस वक्त वो काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और एक तरफ खड़ा दाद कब से इसका काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि इससे वो बात बता सके जिसके लिए वो यहाँ खड़ा था। बोलो, क्या पता चला? वहाँ खड़े मुलाजिम ने इसकी तरफ तौलिया बढ़ाया, जिससे वो अपने वजूद पर मौजूद पसीना साफ करने लगा। सर, जैन का पता चल गया है। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ख़ास है। जब ही वो घर से बाहर निकलता है, इसके साथ गार्ड्स होते हैं जो अब्दुल्ला के रखवाए हुए हैं। अकेले वो बस जब ही नज़र आता है जब अपनी बहन को कॉलेज लेने आता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे इसके साथ गार्ड्स की फ़ौज हो या फिर अकेला हो, मुझे वो चाहिए। सख्त लहजे में कहकर इसने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल फेंका और ख़ुद जिम से निकल गया। रुइया को कॉलेज छोड़ के इसने अपने चंद एक काम निपटाया, गाड़ी घर की जानी बढ़ा दी। जब इसका फ़ोन बजा, जहाँ नाम देखते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसे हो आहत? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वापसी हुई है तो सोचा तुमसे मिलने का प्लान बना लूं। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम्हें पता चल गया कि मेरे वापस आ जाने आने का कोई नई बात नहीं है। कब मिलना है? लोकेशन भेज दूंगा। वैसे तुमने मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद नहीं दी। मैं ये खबर सुनते ही तुम्हारे घर केक और फूल भिजवा चुका था। हाँ, तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी, सोचा था जब वापस आओगे तो मिलकर ही दूंगा। जहां ज़ेब के कहने पर आहत ने कहका लगाया। अच्छा, तो वो केक और फूलों की दुकान तुमने भिजवाई थी? बंदा कोई कार्ड वगैरह ही लगा देता है। मम्मा तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं किसने ये सब भेज दिया, और मेरी बहन इस खुशफहमी में मुब्तला हो चुकी थी कि किसी ने इसे बाहर देख लिया और इससे पहली नज़र की मोहब्बत होगी, इस वजह से ये सब भेजा है। इसके कहने की वजह जहां ज़ेब को अब समझ आई थी। खैर, मुझे बताओ, मैं कब ये काम तुम्हारे लिए करूं? तुम कब शादी कर रहे हो? सोच लो, उम्र निकली जा रही है। इतनी भी नहीं निकली जा रही, सिर्फ 31 का हूँ। तो 31 कम उम्र नहीं होती। मुझे देख लो, तुमसे सिर्फ 2 माह बड़ा हूँ और माशाल्लाह एक बेटी का बाप भी बन गया। मेरे भाई, अगर इतनी ही जल्दी जल्दी लग रही है तो अपनी बहन की शादी करवा दो मुझसे। मेरी बहन और तुम में बहुत फ़र्क है जहान। अगर नहीं होता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन ऐसा है नहीं। रोहिया बहुत मासूम है, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। क्यों नहीं गुजार सकती? आहत की बात सुनते इसके माथे पर बल पड़े। क्योंकि तुम एक बीस्ट हो, तुम्हारी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी की जान लेना ज़रा भी मुश्किल नहीं, और इसकी दुनिया अलग है। खैर, मैं भी क्या बातें करने लग गया हूँ। तुम कौन सा मेरी बहन को जानते हो? अगर जानते तो मजाक में भी ये बात नहीं कहते।
ख्याल रखना, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। अलविदा कलमात अदा करके इसने फ़ोन रख दिया। जहांज़ेब ने गुस्से से अपने फ़ोन को देखकर अगले ही पल इसे ज़ोर से दीवार पर मार दिया। आहत की बातें याद करके इसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जबकि ज़मीन पर पड़ा वो महंगा फ़ोन अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कैंटीन में बैठी वो सैंडविच से इंसाफ कर रही थी जब इसकी क्लास फेलो ने बताया कि बाहर कोई इसका इंतजार कर रहा है। आज वो अकेली कॉलेज आई थी और सारा दिन बोरियत पर भरा गुजरा, क्योंकि इसकी दोस्तें जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर चली गई। छुट्टी का टाइम था और इससे यही लग रहा था कि आज आहद इसे लेने आया होगा, क्योंकि पापा इतनी जल्दी लेने नहीं आते थे बाहर। ना ही तो आहद था, ना ही हुसैन साहब। इसने यही सोचा था कि शायद इस लड़की ने कोई मजाक किया होगा, और यही सब सोचते हुए वापस अंदर जाने लगी जब कोई इसे पुकारता हुआ तेजी से इसके करीब आ गया। इसे यहाँ आना है जी सर। इसकी बहन यहाँ पढ़ती है और इस वक्त वो रोज़ाना इसे लेने आता है। दाद के कहने पर इसने अपना सर हिला दिया। जैन की तस्वीर वो पहले ही देख चुका था, जिसके बायस इसे पहचानने में इससे कोई मुश्किल नहीं आनी थी। गोद में रखा लैपटॉप इसने बंद करके बैग में डाला और कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसलिए वहाँ का मंजर साफ दिख रहा था, जहाँ बस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियाँ थी। और जब ही इसकी नज़र इन लड़कियों के दरमियान खड़ी इस लड़की की तरफ उठी, जहाँ वाइट यूनिफॉर्म में मौजूद वो फूले फूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट सिमट चुकी थी और गुस्से से रगें तन चुकी थी। मेरा नाम जैन है, सॉरी मैं आपको नहीं जानती। इसने जल्दी जल्दी से बात मुकम्मल की और अंदर जाने लगी। जब वो फिर इसके रास्ते में आ गया, मैं हमना का भाई हूँ, आपकी बुक देने आया था। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो इसने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूँ। इसने अपने हाथ में मौजूद बुक इसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे जैन बुला सकती हैं। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे कुछ देर झिझक कर इसने मिला लिया, लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ वो इसका सांस तक रोक चुका था। इसने गुस्से से अपने सामने चलता मंजर देखा। सामने खड़ा लड़का जैन था। इस बात का इसे यकीन था और इसी बात का इसे गुस्सा आ रहा था कि वो लड़का इसकी रूह के इतने करीब क्यों खड़ा था। वो गाड़ी में बैठा भी यही सब देख सकता था कि वो किन नज़रों से रुहिया को देख रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा था तो वो इसके करीब इतने करीब खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं आ रहा था। दांत मेरी गन दो, माथे पर बल डाले इसने दांत को मुखातिब किया, जबकि नज़रें सामने चलते इस मंजर पर थी, जहां अब जैन अपना हाथ आगे बढ़ाए इससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुड़के से देखा, सामने जैन खड़ा था। ये बात तो वो भी देख चुका था, लेकिन वो इसे यहाँ सड़क पर मार देगा ऐसी तवक्को दाद को इससे नहीं थी। क्यों सर, मेरी गन दो। इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया, जिस पर घबरा कर दाद ने जल्दी से गन इसे दी, जिसे थाम कर इसने जैन की तरफ चला दी और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पर लगा। वो गोली सीधी जैन की कन पट्टी पर लगी और दूसरी इसके बाजू पर लगी। खून की छींटें रुहिया के चेहरे पर पड़ी और वो आंखें फाड़ कर सांस रोके इस मंजर को देख रही थी। गोली चलते ही हर जगह भगदौड़ मर चुकी थी। जहाँ इस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब सब इसी जगह से भाग रहे थे तो कुछ जैन के करीब आकर से देख रहे थे। रोहिया ने अपनी गर्दन मोड़कर हाथ तरफ देखा। इसके हवास जैसे शल हो चुके थे। दूर गाड़ी में इसे वो शख्स बैठा दिखाई दिया, जो गहरी नजरों से हाथ में गन पकड़े इसे ही देख रहा था। अब इससे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। इसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा, अगले ही पल वो धड़म से जमीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो इसके जाने बड़ा नरमी से इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। इसे अपनी बाहों में उठाए इसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से लटाया और मुड़कर जैन को देखा, जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को, तो कोई इसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये देखा तक नहीं कि गोली कहाँ से चली है और किसने चलाई थी। इसमें बेहोश होने की क्या बात थी प्रिंसेस से। इसने नरमी से इसका गाल थपथपाकर कहा, सर मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दाद ने इसके पीछे खड़े होकर कहा, मैं ले जाऊंगा, तुम इस लड़के को सेल में लेकर जाओ। सर सब लोग जमा हैं वहाँ और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। इसके कहने पर जहांज़ेब ने अपनी हैजर ब्राउन आंखों से इसे घूर कर देखा। दाद मैं जा रहा हूँ, बाद में जब मैं आऊँ तो मुझे ये लड़का सेल में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया, जबकि वो बेचारा भी ये सोच रहा था कि इस भीड़ में से वो जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले ही कॉलेज के अंदर था, अब वो भी बाहर आ खड़ा हुआ था। लेकिन जो भी था, ये हुक्म जहांज़ेब काज़मी ने दिया था, जिससे इसे हर हाल में पूरा करना था। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था, जब इसे भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बिना इस तरफ देखे भी वो जानता था कि आने वाला आहत होगा।
کیا ہوا اسے تمہیں؟ وہ کہاں ملی؟ وہ بے ہوش کیسے ہوئی؟ اس کے قریب آتے ہی اس نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ جہاں زیب فون پر اسے سب بتا چکا تھا کہ اس کی بہن اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے، ساتھ ہی ہاسپٹل کا نام بھی بتا دیا، اور یہ بھی وہ بتا چکا تھا کہ وہ اسے سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ بتایا تو تھا کالج کے باہر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے لاپرواہی سے کندھے کچا دیے۔ کسی نے وہاں پر ایک لڑکے کو گولی مار دی تھی، اس نے دیکھ لیا، بس اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر احد نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جہاں زیب، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا؟ سڑک پر بندہ مار دیا۔ میں نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں ہے، تمہارے علاوہ اور کون یہ کر سکتا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ تم نے روہیہ کے سامنے سے مار دیا، کم سے کم یہی دیکھ لیتے۔ وہ گرلز کالج تھا، وہاں کسی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ گہرا سانس لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ احد حسین، تم مجھے مت بتاؤ کہ میں نے کیا کر دیا ہے، کیا نہیں؟ کچھ نہیں ہوا تمہاری بہن کو، اور اچھا ہے ابھی سے اسے سب کی عادت ڈالنی چاہیے۔ خیر میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے ایک نظر اس روم کے دروازے پر ڈالی جہاں روہیہ موجود تھی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ احد خود بھی بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے اندر چلا گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی احد اسے گھر لے کر آ چکا تھا، لیکن تب سے وہ بے حد خاموش اور خوفزدہ تھی۔ اس کے سامنے ایک انسانی جان گئی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمنا کا بھائی مر چکا ہے۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو آنسو نے بھگو رکھا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر احد کو جہاں زیب پر غصہ آ رہا تھا، لیکن ضبط کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں تو سکتا تھا۔ رات تک اسے تیز بخار ہو چکا تھا، اس کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر آ کر اس کا ٹریٹمنٹ کر کے جا چکی تھی۔ اسے دوائی دے کر زہرا بیگم اور حریم اس کی پٹیاں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ زہرا بیگم کو کمرے میں بھیج کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کا یہیں سونے کا ارادہ تھا، لیکن حنین کے مسلسل رونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر اسے دیکھنے چلی گئی۔ پہلے سوچا اسے کمرے میں لے کر آئے، لیکن روہیہ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اس لیے اس نے اسے احد کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کے رونے کی آواز اسے پریشان کر رہی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی۔ کھڑکی کے راستے سے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی وہ پنک کلر کی کمبل میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کی پور سے اس کا گال سلانے لگا جو گرم ہو رہا تھا۔ تم تو بہت نازک ہو پرنسس، ایک انسان کو گولی لگتے دیکھ کر تمہارا یہ حال ہو گیا کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ مجھ سے پھر کبھی مت ملنا، ورنہ تمہیں اس بیسٹ کی کیسے کوئی رہا نہیں کر پائے گا، لیکن تم نے شاید میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ تو اب تیار ہو جاؤ اس بیسٹ کی قید میں آنے کے لیے، اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر ملنے آؤں گا تم سے، میرا انتظار کرنا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی پرنسس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ کل کا ہر منظر کسی فلم کی طرح پھر سے ذہن میں چلنے لگا۔ اس نے زور سے پہلے اپنے گال رگڑے، پھر اپنی ناک، پھر گردن، کیونکہ ان حصوں پر زین کے خون کی چھینٹیں آئی تھی۔ چہرہ اس کا بالکل صاف تھا، لیکن ابھی بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون اس کے چہرے پر لگا ہے، جیسے وہ جتنا بھی صاف کر لیتی اسے صاف نہیں ہونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، وہاں احد تھا جو ابھی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھتے ہی روہیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ بھائی، اس نے ہمنا کے بھائی کو مار دیا۔ آنسو پھر اس کی آنکھ سے بہنے لگے۔ روہیہ، اس واقعے کو بھول جاؤ۔ میں نہیں بھول سکتی، میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جس نے ہمنا کے بھائی کو مارا تھا، میں اسے جانتی ہوں۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے گولی لگی تھی جب میں اس لڑکے سے ملی تھی۔ احد کے لیے یہ بات کافی حیرت انگیز تھی۔ تمہیں گولی لگی تھی؟ کب اور کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب لگی تھی اور کہاں لگی تھی؟ اس کا انداز دیکھ کر روہیہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ جو بات چھپی تھی وہ اس نے خود ہی کھول دی۔ وہ پاپا نے منع کیا تھا بتانے سے، آپ بھی کسی کو مت بتانا ورنہ مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ کیسے لگی تھی تمہیں گولی؟ اس کے پوچھنے پر روہیہ نے اسے اس دن کا ہوا پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ کسی کو بتانا مت، اس کے معصومیت سے کہنے پر احد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی بہن تکلیف میں تھی اور اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ مجھے ہمنا کے گھر جانا ہے بھیا، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ روہیہ، میری بات سنو، تم نے اس دن جو بھی دیکھا وہ کسی سے مت کہنا، سمجھو؟ تم نے ایک برا خواب دیکھا تھا جو ٹوٹ گیا، لیکن کیوں؟ تم ان سب سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے، اور ہمنا کے گھر جانا ہے تو میں لے جاؤں گا، لیکن اس وقت جب تم مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤ گی، جاؤ جا کر برش کرو، جلدی سے ناشتہ کر کے میڈیسن لو۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم میں چلے گی، جبکہ احد کی سوچوں کا رخ اب کسی اور طرف تھا۔ جہاں زیب کاظمی، جسے ہر کوئی بیسٹ کے نام سے جانتا تھا، لیکن جانے کے باوجود بھی کبھی کوئی اسے پکڑ نہیں سکا، وجہ یہ کہ اس نے کبھی اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کھلے عام قتل کرتا تھا اور یہ منظر دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا تھا، کیونکہ جو ایسا کرنا چاہتا تھا اس کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا تھا۔ جہاں زیب کی ان حرکتوں پر آج تک اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب معاملہ الگ تھا۔ اب اسے کسی کو مارتے ہوئے روہیہ نے دیکھا تھا، اور اس سے یہی ڈر تھا کہ روہیہ کسی کو یہ بات نہ بتا دے،
वो इससे मना कर चुका था, लेकिन फिर भी ये फ़िक्र इससे रहनी थी, अगर रुहिया ने किसी को ये बात बता दी तो जहांज़ेब इससे भी ना मार दे। वो अपने घर वालों की हिफाजत सबसे कर सकता था सिवाय बीस्ट के, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बीस्ट इसे नहीं मारेगा, क्योंकि रुहिया हुसैन जहांज़ेब काज़मी की जान बन चुकी थी और वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। सेल में दाखिल होकर इसने अपना कोट उतारकर दांत की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोनियों तक मोड़ कर वहां रखे सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा। किसे लेकर आए तुम इसे, कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस से पहले पहुंच गया और एम्बुलेंस में बैठा कर ले आया। इसके कहने पर इसने हल्के से अपने सर को जनिश दी और टेबल पर लेटे जैन जैन को देखा, जो जो चंद सांसें इसमें अभी बाकी थीं, जो कि मुमकिन था कि जल्द ही रुकने वाली हैं। एक छोटा सा नुकीला चाकू उठाकर वो इसके हाथ पर अजीब से नक्शा निगार बनाने लगा। जहन के पर्दे पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रोहिया से हाथ मिलाया था। इसने टेबल पर रखी तेज धार छुरी उठा ली। मंजर याद करके इसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अपने इस गुस्से में वो जैन के हाथ इसके वजूद से अलग कर चुका था। खून इसके कपड़ों पर लग चुका था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? अपना काम खत्म करके ग्लव्स उतार कर डस्टबिन में फेंके। सर, अब इसका क्या करना है? इसने इसके दोनों हाथ कुत्तों के आगे डाल देना और बाकी का वजूद अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा मेरा काम कर दिया तुमने। मेरा काम कर दिया तुमने। जी सर, सारे गिफ्ट्स पैक करवा कर आपके कमरे में रख दिए हैं। इसके कहने पर जहांज़ेब वहां से चला गया, जबकि दादा अब तक टेबल पर पड़े जैन के वजूद को देख रहा था। इसके समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उसके साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज से पहले बीस ने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। दाद ने इसके कटे हुए दोनों हाथ देखे, फिर जैन को देखा। इसका हाल देखकर एकदम इसे झुरी झुरी आई, लेकिन अब ये आगे का काम इसी ने करना था, इसलिए खुद को संभाल कर वो अपना काम करने लग गया। आज फिर वो इसी रास्ते से इसके कमरे में आया था, जहाँ कल की तरह ही वो पुरसकून होकर सो रही थी। इसके करीब जाकर इसने बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से इसका चेहरा देखने लगा। फिर इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसकी आवाज़ सुनकर रोहिया ने कसमसा कर करवट ली, जब जिसकी वजह से इसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। इसने अगले ही पल इसका हाथ पकड़कर इसे पहले वाली पोजीशन में लटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जाविये बिगड़े और फिर वो दोबारा पहले की तरह सो गई। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, शायद नहीं, खास तौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रू, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो इससे पहले ही अपनी प्यार भरी जुबान में समझा देना कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं इसके लिए भी बीस्ट बन जाऊंगा। वो इस तरह से इससे बातें कर रहा था जैसे वो वाकई से सुन रही है। खैर, अगर वाकई में आहत ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसका जिम्मेदार तो मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते। आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। इसका नरम हाथ अपने हाथ में लिए वो इसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर इसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। इसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सामान की तरफ गई। नींद से भरी आंखें जबरदस्ती खोलकर इसने सामने रखी इन गिफ्ट्स की तरफ देखा। पहले इससे लगा वो ख्वाब देख रही, लेकिन वो मंजर हकीकत था। अपनी जगह से उठकर इसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया। अलग अलग साइज के 2 छोटे बड़े गिफ्ट रखे हुए थे, साथ ही एक कार्ड भी वहां पर मौजूद था, लेकिन इसे कार्ड देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसे पता था ये काम इसके घर वालों के अलावा और कौन करेगा। इनसे सारे गिफ्ट की गिनती की और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज इसकी बर्थडे थी, जिसे जैन वाले हादसे की वजह से वो फरामोश कर चुकी थी। खुशी से जल्दी वो बाहर भागी, जहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर में सब जल्दी ही उठते सिवाय इसके। इतने सारे गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल का था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगी और फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भागी। इसकी इस हरकत पर सब ने हैरत से देखा और अपनी जगह से उठकर इसके पीछे चले गए, जहाँ कमरे का मंजर इन सब के लिए भी खासा हैरानकुन था। सारे गिफ्ट्स बिखरे पड़े थे और रोहिया मैडम एक एक करके इन्हें खो रही थी। आहत की नजरें से सफेद कार्ड पर गई जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंस लिखा हुआ था। पहली नजर में देखकर ही वो जान चुका था ये लिखाई जहांज़ेब की है, लेकिन वो रोहिया को गिफ्ट्स क्यों भेजेगा, ये बात इसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर क्या लिखा है, आहत किसने भेजा है, ये सब हुसैन साहब के करीब आते ही इसने वो कार्ड जल्दी से जेब में डाल लिया। ये सब जहांज़ेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था, ये सब सोच कर ही वो खुद ही उलझ रहा था। तो इन्हें क्या बताता? मैंने रखा था ये सब
तो बताया क्यों नहीं? मैं तो डर गई थी। इसकी बात सुनते ही ज़हरा बेगम ने सुकून भरा सांस लिया। उफ मामा, आप तो बात बात पर डर जाती हैं, वो गिफ्ट ही तो है। चलो रोहिया, इससे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। ज़हरा बेगम को मुतमिन करके इसने रोहिया के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भाई, मुझे अभी देखने हैं, बाद में देख लेना, अभी चलो। इससे ज़बरदस्ती पकड़कर वह बाहर लेकर चला गया, जबकि इन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सब भी अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की गर्ज से बाहर चले गए। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहां ज़ेब के कमरे में की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। कोई बिना इजाज़त इसके कमरे में दाखिल हो जाए ये इसे पसंद नहीं था, चाहे सामने इसका बाप ही क्यों ना हो। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वाइट टी शर्ट के साथ इसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। आंखों में नींद का खुमार लिए वो बेड से उठा। यकीनन वो अभी भी नींद से जागा था। खैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? इसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने की बजाय आहद ने वो कार्ड इसके सामने किया। ये क्या है जहान? ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और ये रोहिया की बर्थडे गिफ्ट्स के साथ मिला था। ओह, हैप्पी बर्थडे। जहान, फजूल बात मत करो। इसके कमरे में गिफ्ट्स रखे हुए थे, वो गिफ्ट्स किसने भेजे? इसने सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। ये कार्ड किसने भेजा है? इसने आहद के हाथ में मौजूद कार्ड की जानिब इशारा किया। यकीनन तुमने। तो बेवकूफ़ों जैसी बात क्यों कर रहे हो? यकीनन गिफ्ट्स भी मैंने ही भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर इसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, जो दरवाज़ा बार बार नॉक कर रहा था। इसकी इजाज़त देते ही वो मुलाजिम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रख दी। और कुछ चाहिए सर? आहद के लिए भी लेकर आओ। इसकी बात सुनते ही मुलाजिम जी कहकर वहां से चला गया, जबकि अब सोफे पर बैठकर अब वो अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे तुमने इसे गिफ्ट? क्योंकि इसकी बर्थडे है। जहां देखो तुम प्लीज इससे दूर रहो, मैं इसे समझा चुका हूँ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके कहने पर जहां ज़ेब ने ना समझे से इसे देखा। क्या नहीं बताएगी? यही कि इसने तुम्हें कत्ल करते देखा है, वो किसी को नहीं बताएगी। बस तुम इसे छोड़ दो प्लीज, इससे कुछ मत करना। इसकी बात सुनकर जहां ज़ेब ने अपना कांटा प्लेट में पटका और उठकर इसके सामने जा खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे कुछ करूंगा? तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुंचाना होता है? वो जैसे इसका मजाक उड़ा रहा था। तो फिर इस सब की वजह इश्क हो गया है? मुझे रोहिया से पागल हो गया हूँ मैं इसके पीछे, वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहां ज़ेब ने ये बात मजाक में कही होगी, ऐसी तवक्को आहत को इससे नहीं थी। जहां ज़ेब, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ और जहां ज़ेब की इजाज़त देने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। दूसरी ट्रे टेबल पर रखकर अपना पहले की तरह किया हुआ सवाल दोहराया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, तुम जाओ। जहां ज़ेब के कहते ही वो मुलाजिम अपना सर हलाकर वहां से चला गया और इसके जाते ही इनकी बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहां से टूटा था। जहां ज़ेब, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, और भले तुम इसे मेरी इल्तिजा समझो या कुछ भी, प्लीज़ रोहिया से दूर रहना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं क्यों दूर रहूंगा इससे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? रोहिया तुम्हारी नहीं हो सकती, इसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। रू मेरी रू मेरी ही होगी। बेहतरी इसी में है कि शराफत से बिना कोई तमाशा लगाए इसे मुझे सौंप देना, वरना मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन तुम जैसे दरिंदे के हवाले नहीं करूंगा। इसने मजबूत लहजे में अपनी बात की और लंबे लंबे टक भरता वहां से चला गया, जबकि इसकी बात सुनकर इसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन ये काम इसकी बस का नहीं था। थोड़ी देर में कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। कांच की चीजें जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी, और जो चीजें कांच की नहीं थी वो जमीन पर गिरने से भी बच चुकी थी। परफ्यूम टूटने की वजह से अब सारे कमरे में तेज खुशबू फैल चुकी थी। मैं दरिंदा हूं तो दरिंदा ही सही, लेकिन रूह मेरी है। जहाँ ज़ेब काज़मी हूँ मैं, जो अपनी पसंद की हुई चीज़ किसी को नहीं देता। यहाँ तो मामला फिर एक इंसान का है, इंसान भी वो जो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। अपनी आंखें बंद करके इसने गहरा सांस लिया और गुस्सा कम ज़रूर हुआ था, लेकिन ख़त्म नहीं। घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ हरीम अपने अपनी गोद में हुनैन को लिए इससे पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वॉलेट और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड पर आकर लेट गया। क्या हुआ है आहद? क्या हुआ है हरीम? कोई तो बात है, आप परेशान लग रहे हैं। रोहिया के कमरे में गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं? मैं जानती हूँ आपने वो नहीं रखे थे। इसके कहने पर आहद ने गहरा सांस लिया। रोहिया को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी तो इसकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए तो फिर से वही सब यादें ताज़ा हों। मैं कोशिश करूँगा इसका कॉलेज तब्दील करवा दूँ। वो इसे ये नहीं बता सका कि रोहिया को घर में रखकर वो जहाँ ज़ेब की नज़रों से छुपाना चाह रहा था। और वो गिफ्ट्स मैंने ही रखे थे। आहद ने इसकी गौ से हुनैन को लेते हुए कहा, जिस पर हरीम ने अच्छा कहकर होले से अपना सर हिला दिया। एक एक करके इसने अपने सारे गिफ्ट खोल दिए, जिन्हें देखकर इसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ रही थी। इन सब गिफ्ट में से इसे सबसे अच्छा जो गिफ्ट लगा था वो था गोल्ड का लॉकेट, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। वो इस लॉकेट को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था इतना खूबसूरत, कैसे
कैसा लगा तुम्हें? इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बहुत अच्छा, जोर से कहते हुए मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसका सांस रुक चुका था। मॉम! इसे चिल्लाना चाहा, लेकिन इसके चीखने से पहले ही वो अपना भारी हाथ इसके लबों पर रखकर अगले ही लम्हे रुहिया की सांस नस दबा चुका था। सॉरी रूह, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। इसका वजूद अपनी बाहों में भरे वो बीस्ट अपनी ब्यूटी को लेकर वहां से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आंखें खोलते ही इसने इसने कुछ देर गायब दिमागी से हर तरफ देखा। जो आखिरी मंजर से याद था वो ये था कि इसने इस शख्स को देखा था जिसने इसके सामने एक इंसान की जान ली थी। झटके से वो बेड से उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोला। शुक्र था कि वो लॉक्ड नहीं था। तेज कदमों से वो बाहर की तरफ भागी। उसे कहाँ जाना था वो नहीं जानती थी, बस पता था तो इतना कि इससे इस जगह से निकलना है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछे से आती आवाज़ पर इसने डर कर पीछे देखा, जहाँ एक दुबला पतला नौजवान खड़ा इसे ही देख रहा था। बिना जवाब दिए वो वहां से भागने लगी। जब इस नौजवान ने इसकी कलाई पकड़ ली। छोड़े मेरा हाथ, देखिए आप वापस कमरे में जाएं, सर आने वाले होंगे। इसने नरमी से इसे समझाना चाहा। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे जाना ही यहाँ से, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता। हाथ छोड़ो इसका। गंभीर भारी आवाज़ सुनते ही इस नौजवान ने जल्दी से रुहिया का हाथ छोड़ा और अपने मालिक की तरफ देखा, जो अभी अभी वहां पर आया था। सर, ये भाग रही थी। बिना इसकी बात सुने जहां जेब ने इसे जाने का इशारा किया, जिसे देखते ही वो वहां से चला गया। इसके जाने के बाद जहां जेब ने अपने पीछे खड़े दांत को देखा, इसे सेल में पहुंचा देना। जहां जेब के कहने पर वो जी अच्छा कहकर वो खुद भी वहां से चला गया। दिल में अलबत्ता इस लड़के के लिए हमदर्दी जरूर जागी थी। जैन ने इस लड़की से हाथ मिलाया था, जिससे इस लड़की ने खुद बढ़ाया था। जब इसका ये हाल हुआ था, इस लड़के ने तो इसका हाथ ही पकड़ लिया, वो भी जबरदस्ती। इसका क्या हाल होना था। इसका हाथ पकड़कर वो ज़बरदस्ती से दोबारा अपने कमरे में लेकर आया। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, मुझे घर जाना है। घर तो अब तुम नहीं जा सकती हो, ये तरीका नहीं आजमाता अगर तुम्हारा भाई मेरे काम के बीच में नहीं आता। हाँ, हाँ तो आपको जो भी काम है आप भाई से कहिएगा, प्लीज़। बस प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इसे खौफजदा लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। आंसू इसकी आंख से बह रहे थे और रोने की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद। जहां जेब ने इसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन इसकी इस हरकत पर वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? इसे गहरी नजरों से देखते हुए इसने रोहिया का हाथ पकड़कर झटके से इसे अपने करीब किया। आपने इसे मारा था। इसके इसके बिना नाम लिए भी वो जानता था कि वो किसका जिक्र कर रही है। हाँ, मैंने इसे मार दिया क्योंकि वो इसी लायक था। वो एक बुरा इंसान था। अब इस बात को भूल जाओ और यहाँ आराम से रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर आहत सीधा यहीं आएगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में ही रहोगी। नहीं प्लीज़, मुझे मेरे घर जाना है, इसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रोहिया ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अब वो लॉक्ड था। प्लीज़ खोलो इसे, इसने रोते हुए काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा बजाया, शायद कोई सुन ले, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुननी थी, क्योंकि यही इनके मालिक का हुक्म था। रोते रोते वो कमरे के कोने में बैठ गई। दिल से बस यही दुआ निकली कि जल्दी से इसका भाई यहाँ आ जाए और इसे यहाँ से ले जाए। इसे यकीन था कि जैसे ही घर में रोहिया के गैरमौजूदगी का पता चलेगा, हद यहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़ी शान से सोफे पर बैठा इसी का मुंतजिर था। आ जाओ आओ, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जहाँ जेब, रोहिया कहाँ है? मेरे पास है। इसका इत्मीनान देखकर राहत का पारा मजीद हाई हो चुका था। क्या किया है तुमने इसके साथ? अभी तो कुछ नहीं किया। जहाँ ज़ेब रोहिया को बुलाओ, मुझे इसे लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ तो वो अब यहीं रहेगी। सोहे से उठकर इसने कोट का बटन बंद किया। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओ और इसे ले ले जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए कर रहा था कि जब निकाह हो तो इसका कोई अपना इसके साथ हो। जहाँ प्लीज़ मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। यार ने बेबसी से इसे देखते हुए कहा। अब तो वो मेरी हो चुकी है आहत, और तुम भी जानते हो अगर जहाँ ज़ेब काज़मी को कुछ पसंद आ जाए तो वो इसका ही होता है। इसकी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। रोहिया कभी नहीं मानेगी, इसे मनाना मेरा काम है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना जहां से, तो मैं तुम्हें ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद लम्हा नहीं लगूंगा खुद को ख़त्म करने में, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। आहा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जानता था कि इसके अलावा कोई और रास्ता जो नहीं है। जहां जेब की मर्जी के बिना रोहिया को तो क्या, वो खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता। कोने में बैठी वो सर घुटनों में दिए रोने का काम बाखूबी से अंजाम दे रही थी। इसके करीब जाकर जहाँ से वह जमीन पर इसके पास बैठ गया। रोना बंद करो, इसकी आवाज़ पर रोहिया ने आंसू से भीगा चेहरा उठा के इसे देखा। प्लीज़ मुझे जाने दें। जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रोहिया के कहने पर जहाँ से ने घूर कर से देखा और इसके मजीद करीब हुआ, जबकि इसे अपने इतने करीब देखकर दीवार वो पूरी दीवार से चिपक चुकी थी। तुम जानती हो जिस लड़के को मैंने तुम्हारे सामने मारा था,
मैंने इसका क्या हाल किया था मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपने कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर इसने एक वीडियो चलाकर इसके सामने की। इसमें वो सब कुछ हो रहा था जो इसने जैन के साथ किया था। इस वीडियो में जैसे ही इसने जैन का हाथ काटा, इसको मंजर देखते ही इसने अपनी आंखें बंद करके चेहरे का रुख फेर लिया। आंखें खोलो और देखो। इसे अगर नहीं चाहती हो कि मैं ये सब तुम्हारे भाई के साथ करूं तो शराफत से निकाह कर लेना बिना कोई तमाशा लगाए। सख्त लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी वार्डरोब से वो सफ़ेद दुपट्टा निकाला जो रोहिया का ही था। वो दुपट्टा इसने रोहिया को उड़ा दिया। वैसे भी इस वक्त वो बिना दुपट्टे की ही बैठी हुई थी, जिसका इसे एहसास भी नहीं हो रहा था। लम्हे बीतते कुछ पल गुजरे और रोहिया हुसैन जहांजेब काज़मी के नाम हो गई। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और जहांजेब का इरादा ये सब बातें इन्हें जब ही बताने का था जब वो इसके सामने होते। जहाँ निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो। रोहिया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए आए वो चंद अफराद जैसे ही बाहर गए, आहद इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी और इसके बाद मैं इसे अपने पास ले आऊँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसकी संजीदगी से कहने पर आहद ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? जहाँ जेब तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो ये कैसे मुमकिन था कि अब हट जाता? बस इसलिए डर डर था और अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम रोहिया की हिफाजत खुद से बढ़कर करोगे। जब जानते थे तो विलन क्यों क्यों बन रहे थे? जहां हकीकत तो ये है कि तुम एक बीस्ट हो। तुम्हारी और इसकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। इसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम रोज़ पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं इसे अपनी दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। इसने मुतमिन होकर अपना सर हिलाया। मैं मम्मा पापा से कहूँगा कि रोहिया किडनैप हो गई थी और फिर तुमने इसे बचाया और तुम इससे पसंद करते थे, तो मैंने तुम्हारा निकाह इसके साथ करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है है ना। मैं इनसे कहूँगा कि इस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था, इसने इसे अगवा किया था ताकि वो किसी को ये बात ना बता सके कत्ल किसने किया है, और अब वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने इसकी हिफाजत के लिए इसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली है, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है और ये सब चलता है। नहीं, तुम इन्हें वही बात बताओगे जो सच है? हाँ, इन्हें सब बता दूंगा। अगर इन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन रोहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इसके कहने के अंदाज पर जहांजेब को बेसख्ता हंसी आ गई। आहद, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते हैं। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक तो छुपा सकता हूँ जब तक रोहिया से रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहद के पास से होकर वो अपने कमरे में गया तो थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब वो फिर से बेड से उठकर पहले वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखे बैठी थी। उठो रूह, इसका बाजू पकड़कर जहांजेब ने नरमी से कहा। मुझे नहीं उठना। वो मजीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, इसके साथ नहीं जाना। जहांजेब के कहने की देर थी, वो तेजी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही जहांजेब इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हूँ लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए वापस तो जा रही हो लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। जहांजेब के कहने पर इसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में हिलाया। इस वक्त तो इसे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या होगा ये इसने नहीं सोचा था और ना ही इसे सोचना था। जहां जेब के छोड़ते ही वो कमरे से बाहर भाग गई। जहां सामने ही आहत खड़ा था, इसे देखते ही रोहिया को फिर से रोना आया। भाग कर इसके सीने से जा लगी। रोहिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसके बालों पर हाथ रखकर आहत ने इसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था रोहिया से इसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़रें झुकाए बैठी थी। इसने नज़रें उठाकर ये ये भी नहीं देखा था कि वहाँ इसका भाई भी मौजूद है। रोहिया, रोना बंद करो। आहत ने इसके आंसू साफ किए, जबकि जहाँ से पीछे खड़ा बेजारी से इन बहन भाइयों का प्यार भरा मज़ा देख रहा था। आहत, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस सख्त लहजे में कहकर वो रोहिया की जानिब मतवज्जो हुआ। और तुम रोना बंद करो वरना जाने नहीं दूंगा। इसके कहने पर रोहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और आहत का हाथ खींचकर इसे चलने का इशारा किया। इसे ये डर था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो शायद वो सच में इससे नहीं जाने देता। सर, आपके लिए ये पार्सल आया है। इस वक्त वो लॉन्च में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने इसे थोड़े से फासले
पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र इस मुलाजिम को देखा और फिर इस बड़े से पार्सल को कौन लेकर आया है। इसने कहा था कि ये जहां ज़ेब काज़मी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले पल ही वो सीधा हुआ और उस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के ने खोलते ही अब्दुल्ला ने इस बॉक्स को देखा जहां बिना हाथों के जैन की लाश मौजूद थी। इसने अपने गुस्से को मुट्ठियों हाथों की मुट्ठियां बनाकर जब्त करना चाहा, लेकिन इससे भी पता था कि अब इसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। इसके सबसे ख़ास आदमी की लाश इसके सामने थी, जिससे जहां ज़ेब काज़मी ने भिजवाया था। जहां ज़ेब काज़मी आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से इसने एक नज़र इस बॉक्स पर पड़ी जैन की लाश को देखा, लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। रोहिया को अपने सामने सही सलामत देखकर इन सब घर वालों ने सुख भरा सांस लिया। अहद ने इसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बता दी, जिसे सुनकर सभी इससे खफा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा अहद, ये क्या करके आए हो? इसकी बात सुनते ही सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा इससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं हैं। कहाँ तुमने हमारी बच्ची का इससे निकाह कर दिया? इन दोनों का गुस्सा भरा अंदाज देखकर इसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में खुफकी लिए से देख रही थी, जैसे इसका ये फैसला हरीम को पसंद नहीं आया था। हरीम तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाओ? आपने गलत किया है अहद। हरीम के मुंह से भी अपने लिए बात सुनकर इसने दिल में जहांजेब को गालियों से नवाजा। अगर आम इंसानों की तरह थोड़ी तमीज से ये काम करता तो इस वक्त इसे इस कटहरे में नहीं खड़ा होना पड़ता। मामा मैं भा, मामा मैं भाई हूँ रूहिया का, इसके लिए बुरा फैसला नहीं करूँगा। भले ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन बेहतरीन है। जहाँ से बहुत अच्छा है, मैं इसे यहाँ बुलाऊंगा, आप लोग मिल लीजिएगा और फिर हम रुइया को इसके साथ रुखसत कर देंगे। इसने बात से घर वालों पर जैसे बम गिराया था। ये क्या कह रहे हो अहद? पापा मैंने इसकी शादी जहांजेब से इसलिए करवाई है ना कि ताकि वो इसके पास महफूज रहे, तो जाहिर है इसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? ज़हरा बेगम ने अपनी कई फ़िक्रों में से एक ज़ाहिर की। वही जो सच है यही कि आपने रुया की शादी कर दी। इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग बातें बनाते हैं तो बनाएं, यही इनका काम है। आप इनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मैं रुया के पास जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रुया के कमरे में जाने लगा। जब इसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई दी। बहन की हिफाजत के लिए दोस्त से निकाह करवा दिया, लेकिन खुद आर्मी ऑफिसर होकर इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। हुसैन साहब के कहने पर इसने मुड़कर इन्हें देखा, लेकिन अभी कुछ कहना फजूल था, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अलबत्ता दिल में यह ख्याल ज़रूर आया था कि अगर जहांजेब इसके सामने होता तो इसके दांत तोड़ने में वो देर नहीं लगाता। लेकिन इनकी बात इसे गलत भी नहीं लगी थी। सच्चाई तो इसमें थी कि वो सब से अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता था, लेकिन बीच से नहीं। सोफे पर बैठी वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़या सोच रही थी। एक ही दिन में इसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। वो रुहिया हुसैन से रुहिया जहाँ ज़ेब बन चुकी थी, इस शख्स के निकाह में आ चुकी थी जिसने इसके सामने एक इंसानी जान ली थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने एक नज़र अंदर आते अहद को देखा और नज़रों का जाविया मोड़ लिया। रुहिया मेरी बात सुनो, अहद ने सोफे पर इसके करीब बैठकर कहा, जिस पर इसने नज़रें उठाकर अहद की तरफ देखा। घर में किसी को मत बताना कि जहाँ ज़ेब ने जैन को मारा है था। लेकिन क्यों? ये जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई फ़र्द तुमसे कुछ भी पूछे तो तुमने इन्हें वही बताना है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपनी बनाई हुई स्टोरी इसने इसे भी अच्छी से समझा दी। लेकिन ये गलत है भाई, इसने हमना के भाई को मारा था। रोहिया, इसने इसे सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। इसने कुछ गलत नहीं किया। जो काम यहाँ का कानून ही कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जहांजेब करता है। वो जो भी करते हैं मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे इनके साथ नहीं जाना। आंसू फिर इसकी आंख से बहने लगे। जिसे देखकर आहत ने नरमी से इसके आंसू साफ किए। हर लड़की को जाना पड़ता है रोहिया। हाँ तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं है। भरोसा है भैया पर। रोते रोते इसने अपना सर असबात में हिला दिया। तो फिर इसे कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी करूँगा। इसके माथे पर अपने लब रखकर वो इसके कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद रोहिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन जहांजेब पर नहीं। इसके तो नाम से भी इसे खौफ आ रहा था। घर में जहांजेब की इतनी इज्जत देखकर वो ज- घर में जहांजेब की इतनी इज्जत देखकर इसे अपना वहां बैठना मुश्किल लग रहा था। इससे नहीं याद था कि कभी इसे इस घर में इतनी इज्जत मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों की खुफकी को दूर किया था, लेकिन जहांजेब को देखकर इन सब की जो थोड़ी बहुत नाराजगी दूर हुई थी वो भी वापस बढ़ गई थी, क्योंकि इसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काजमी का बेटा है।
बहुत स्वीट हैं तुम्हारे घर वाले। इसने आहत के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनर्स सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर अब इससे घर जाने की जल्दी थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा रही है, खाकर जाना। नहीं, इसकी ज़रूर नहीं है, मुझे काम से जाना है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। इसके कहने पर ज़ारा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जो उनका इशारा समझती ही रोहिया के कमरे की तरफ तरफ इससे लेने चली गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मोड़ती हुई वापस वहां आई। वो मम्मा, रोहिया दरवाज़ा नहीं खोल रही है। इसके कहने पर सब इसकी तरफ देखा। कमरे की चाबियां कहाँ हैं? सवाल जहां जेब की तरफ आया था, जिसे सुनकर वो तेजी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियां लाकर आहत को दे दी। लेकिन आहत के दरवाज़ा खोलते ही खाली कमरा देखकर सब परेशान हो चुके थे। रोहिया कहाँ गई? हरीम ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वॉशरूम खाली था। इनके सबके परेशान चेहरे देखकर वो अपने दोनों हाथ बांध कर इत्मीनान से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हुसैन, रोहिया कहाँ गई है? जहरा बेगम ने परेशानी से अपने शौहर को पुकारा। मैं बाहर देखकर आती हूँ, क्या पता वहाँ हो। जल्दी जल्दी में कहकर हरीम वहाँ से जाने लगी, लेकिन सब जानते थे कि वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। इसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहाँ जेब की संजीदा आवाज़ पर इसके बाहर जाते कदम रुके। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही। आदमी ने इसके करीब आकर कहा, जिस पर इसने घूर कर से देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बेड के करीब जाकर इसने बेड के नीचे से इसका पाँव खींचकर इसे निकाला और इसके बाहर निकलते ही वो जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से इसे देख रहे थे। रोहिया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले जहरा बेगम के सदमे से भरी आवाज़ निकली, मुझे इनके साथ नहीं जाना है। कान खुजाते हुए इसने मनाते हुए कहा, जिससे और कोई ना सही लेकिन करीब खड़ा, जहाँ जेब ज़रूर सुन चुका था। इसे पता था कि वो इसे लेने आया है, इसलिए इसके आते ही वो बेड के नीचे छुप चुकी थी। लेकिन वहाँ छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेर कर इसने हल्की सी सरगोशी की, जिससे सुनकर रोहिया ने डरकर इसकी तरफ देखा। इसकी दिखाई हुई वो वीडियो फिर से इसके जहन में चलने लगी। ठीक हो, मेरा बच्चा क्या हुआ है? वहाँ क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने इससे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहाँ से पर डालकर वो इनके सीने से लग गई। लेकिन कुछ कहा नहीं था। वो कह भी क्या सकती थी? शायद इसे इसी फैसले पर राजी रहना था। यकीनन यही रब की रजा थी जिस पर इसे राजी रहना था। इनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहां जेब के करीब आया, जिससे वो इसी का इंतजार करता। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके इसने अपने पीछे नजरें झुकाकर खड़ी रोहिया को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था वहां जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और रोने मत बैठ जाना। इसका गाल थपथपा कर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से इसके दूर जाते जूतों की टक टक सुन सकती थी, लेकिन इस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछ के इसकी तरफ चली गई, जहाँ जहाँ जेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचते ही इसे के अंदर से किसी के गुस्से से चिंगारती आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है? मैंने दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था कि जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होते हैं जैसे तुमने किया है? मेरे ख्याल से तो निकाह ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता क्या? इसके पूछने पर तैमूर साहब ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। तुम्हें अंदाज़ा भी है जहां जेब, अगर ये बात मीडिया में फैली तो क्या वो बाल मच जाएगा? मेरी बला से मच जाए, आई डोंट केयर। इसने लापरवाही से शाने उकचाकर कहा, तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने की बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही ख्याल कर लीजिए, आपकी बहू बाहर खड़ी है। इसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर खड़ी रोहिया भी चूंकि थी। रूह, अंदर आ जाओ, छुपने का क्या फ़ायदा? तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वो छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई। उसे देखते ही तैमूर साहब ने गुस्से से जहां जेब को देखा। जहां जेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं है, सिर्फ 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है? बिल्कुल, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब इसका फ़ोन रिंग हुआ, इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, जहां अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसने लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि इसे पता था कि ये कॉल अब्दुल्ला की तरफ से ही है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कॉल अटेंड करके वो बाहर चला गया, जबकि अब वो नर्वस सी, कोई कभी उंगलियां मोड़ती तो कभी सामने खड़े से शख्स को देखती, जिसने सफ़ेद कमीज शलवार पर सफ़ेद ही कोट पहना हुआ था। बैठो यहाँ, उन्होंने इशारे से ऐसे अपने सामने बने सोफे पर बैठने का इशारा किया और इससे से बातें करने लगे, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो थोड़ी ही देर में हो चुकी थी। यकीनन मेरा भेजा तोहफा तुम्हें मिल गया होगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाई इसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अब्दुल्ला से कहा, और वो जो पहले ही आग बगोला हुआ पड़ा था, इसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद तैश में आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है
کہ तुमने किसी से टक्कर ली है, अब तक मैंने तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कितना दम है तुम में, मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इतने इत्मीनान से खड़े तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई ये इज्जत खाक में मिला सकता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम्हारा बाप ही है ही नहीं। अब्दुल्ला के अल्फाज सुनते ही इसकी रगें तन चुकी थी। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है, जिंदा भी है या नहीं, पहले से ढूंढ कर मारो, फिर आकर मुझसे लड़ना। दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी, लेकिन वो अभी तक इसी तरह मजबूती से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। इसने गुस्से से अपने मोबाइल को दीवार पर मारा, जबकि पास से गुजरते मुलाजिम ने एक नज़र इसकी इस हरकत पर डाली और वहां से चला गया। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये मंजर इन्हें हर हफ्ते या महीने में देखने को मिलता था, क्योंकि जहां ज़ेब काज़मी का सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही निकलता था। फ़ोन इसका टूट चुका था और शाम का गया, वो रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटा था, और यही वजह तैमूर साहब की परेशानी में इजाफा कर रही थी। वो जानते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जहां ज़ेब काज़मी को कुछ कर सके। इसके दुश्मन हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना जानता था। इन्हें फ़िक्र हो रही थी, इन्हें इतनी फ़िक्र होती थी इन्हें इतनी फ़िक्र होती भी नहीं अगर मुलाजिम इन्हें ये नहीं बताता कि वो गुस्से से घर से निकला है। कितनी देर से वो मुसलसल टहलते जा रहे थे, लेकिन वो था कि आकर आ ही नहीं रहा था। बढ़ता इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, जब जहांज़ेब की गाड़ी जब जहांज़ेब की गाड़ी घर में दाखिल हुई, गहरा सांस लेकर वो खुद भी बाहर चले गए। जहां अब वो लॉन में रखी कुर्सियों में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? इसके करीब जाकर वो खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गए थे। ठंडी हवाएं इन दोनों को छूकर गुजर रही थी। इनके पूछने पर इसने इसी पोजीशन में बैठे हुए जवाब दिया, कब्रिस्तान गया था माँ से मिलने। इसके कहने पर वो समझ चुके थे कि आज फिर किसी ने इसे गुजरा वक्त याद करवाया है, क्योंकि जब भी कोई इससे माजी की बात करता था, वो तब ही अपनी माँ के पास जाता था। किसी ने कुछ कहा है जहान? वो जानते थे कि वो कुछ नहीं बताएगा, फिर भी उन्होंने पूछ लिया। नहीं। रूह कहाँ है? कमरे में है, बहुत प्यारी बच्ची। इसका जिक्र होते ही जैसे वो दोनों का मूड फ्रेश हो गया। अच्छा, इसी प्यारी बच्ची की वजह से आप गुस्सा हुए थे? वो तो वक्ती था। इसकी बात उन्होंने हवा में उड़ाई। चलो अंदर खाना खाओ। रूह ने खा लिया? हाँ खा लिया, अब तुम भी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूंगा, अब भी जाकर सो जाएं। गुड नाइट। अपनी जगह से उठकर वो कमरे में चला गया, जबकि तैमूर साहब अब बस इसी सोच में गुम थे कि ये गुजरा हुआ बाप फिर किसने इनके बेटे के सामने दोहराया। वो जो मज़े से टीवी देख रही थी, इसके कमरे में दाखिल होते ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब होगी। जहां से ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा, जहां कॉमेडी शो चल रहा था, और जाकर इसके करीब सोफे पर बैठ गया। इसके बैठते ही रोहिया वहां से उठकर जाने लगी, जब इसका हाथ पकड़कर जहांजेब ने अपनी तरफ अपनी जानिब खींच के से अपनी गोद में बैठा लिया। कहाँ जा रही हो? वो मुझे सोना है। बहुत मज़े आ रहे हैं। शोहर घर से बाहर था, इसकी फ़िक्र करने की बजाय तुम यहाँ ड्रामे देख रही हो। प्लीज़ प्लीज़ छोड़ें। रोहिया ने इसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन इसकी घूरती आंखें देखकर खामोशी से नजरें झुकाकर बैठ गई। इसकी इस अदा पर जहांजेब को बेसाख्ता इस पर प्यार आया। इसका चेहरा अपने करीब करके जहांजेब ने इसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रख दिए। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ दूर रहें। इसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर रोहिया ने इसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि इसकी इस हरकत पर जहांजेब ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाल के उसे देखा, जहां आंखों में नासमझी के तासुर लिए उसे देख रही थी। मैं वो कर रहा हूँ जो एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है। क्या करता है? तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा मासूम हो, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहो। इसके माथे पर अपने लब रखकर इसने रोहिया की पेशानी को अपनी पेशानी से जोड़ दिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिन जज्बात को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर ना निकले। तुम्हारी नाजुक जान मेरी शिद्दतें सह नहीं पाएंगी, और इस तूफान को मत जगाना जिसे तुम झेल नहीं सकती हो। बात समझ आई? वैसे तो इसकी कही बात का एक लफ्ज़ भी इसे समझ नहीं आया था, लेकिन इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए इसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में हिला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। इसकी आज़ादी देते ही वो बेड पर जाकर कंबल में छुप कर लेट गई। इसकी इस हरकत को देखते हुए जहां जेब के लब मुस्कुरा उठे। टीवी ऑफ करके वो चेंज करने के लिए जा चुका था।
चेंज करने के बाद इसका इरादा बस सोने का था। कंबल हटाकर इसने अपनी मासूम बीवी को देखा जो सोई तो नहीं थी, लेकिन इससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोने का दिखावा ज़रूर कर रही थी। बेड पर लेटे जहां ज़ेब ने रुइया को कमर से थामा और इसका नाजुक वजूद खुद पर उल्टा लिया, जबकि इसकी इस हरकत पर इसने सटपटाकर आंखें खोली। ये क्या, इसने इसके ऊपर से उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके जहां ज़ेब इसकी इस हरकत को रोक चुका था। सो जाओ, देखें प्लीज़ छोड़ें मुझे, आप ऐसे सो नहीं पाएंगे। वो इससे ये कह नहीं सकी थी कि इस तरह की पोजीशन में वो कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस तरह मैं कितना पुरसकून होकर सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ रू। इसका सर अपने सर पर रखकर इसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में मौजूद इस आखिरी रोशनी के बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया, जबकि इसकी इस हरकत पर इसने इसके सीने पर रखा सर दोबारा उठाया। प्लीज़ लाइट खोल दे, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरने की क्या ज़रूरत है, आंखें बंद करके सो जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसका सर दोबारा आंखें सीने पर रखकर इसने रुइया के बालों पर अपने लब रखे और खुद भी सुकून से आंखें मूंद लीं। नींद से भरी आंखें खोलकर इसने अपने सोने की जगह को देखा, जहां अभी भी वो इसे अपनी बाहों में भरे पुरसुकून सो रहा था। इसे सोता देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो इसका हाथ भड़कर इसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो? नींद से भरी आंखें खोले वो इसे देख रहा था। वो मुझे वॉशरूम जाना था, इसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़ दो, नफरत होती है मुझे इस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। इसने रुहिया के चेहरे पर उड़ती लटों को कान के पीछे किया। क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रह। इसके बालों में फंसा हाथ जहां ज़ेब ने इसका चेहरा खुद के बेहद करीब कर लिया, जिसके बाद इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि वो रुहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे ज़बरदस्ती हो या राज़ी होकर रहो। इसके गुस्से से कहने पर इसने डर कर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली, और जहां ज़ेब की नज़र इसके नरम लबों पर ठहर गई, इसने अपना अंगूठा इसके नरम लबों पर फेरा। रू, आंखें खोलो रुइया, इसने आंखें बंद की हुई कहा, जबकि इसकी इस हरकत पर जहां ज़ेब मुस्कुरा उठा। रुइया, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तुम रूह हो। जहां ज़ेब की रूह नरमी से इसके लबों को छू कर वो पीछे हटा और इसे अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम में ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जहां ज़ेब काज़मी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखता है। इसे अपनी गोद से उतार कर इसने अपनी वार्डरोब के साथ बनी दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज ड्रेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक निकाल के इसने रुइया को थमाई। ये सारे मेरे लिए हैं, इसने हैरत से इन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो वार्डरोब बंद करके वो वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वॉशरूम से बाहर निकलते इसने जहां ज़ेब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शोहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहले ही वो चीज़ें रख दी जो तुम्हें ये बात समझा दे। मैं देख कर आती हूँ। वो एक्साइटेड होकर दोबारा वॉशरूम में जाने लगी, जहाँ ज़ेब ने इसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, इसके बाद में देख लेना। इससे लेकर वो कमरे से निकल गया। नाश्ते की पूरी टेबल भरी पड़ी हुई थी, जहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, सिवाय इस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं। तो फिर इतना सब किस लिए? इसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारे से घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ। तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। इसके मुंह मासूमियत से कहने पर जहां ज़ेब को इस पर टूट कर प्यार आया, लेकिन फ़िलहाल अपना प्यार दिखाकर वो इस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जहां ज़ेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब में वहीं पर मौजूद थी। जहां ज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था, ये जानने का तजस्सुस उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलते इसकी निगाह वहाँ रखे गिफ्ट बैग पर गई, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गई। इसने बैग में हाथ डालकर ये चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थी। इससे हैरत से एक किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे उसे पढ़ती जा रही थी, आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थी। छी, ऐसी किताबें कौन लिखता है? इसने जल्दी से इस किताब को बंद किया, दूसरी खोली जो पहले वाली से ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में लिखी हुई थी। सुर्ख होते गालों के साथ इसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था।
तो क्या ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? क्या इसके साथ भी यही सब होगा? धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से भाग गई। बाहर लॉन में आकर वो चेयर पर बैठ गई। करने के लिए कुछ था ही नहीं और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? इसने वहाँ खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही हैं। कहाँ पर हैं? अंदर ही हैं मैं। मुलाजिम के बताने पर इसने इसे जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही नज़र लॉन की दूसरी तरफ बने इस बड़े से दरवाजे पर की। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड पर डालकर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी जब किसी के चीखने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसके चलते कदम खौफ से रुक गए। पहले सोचा वापस से चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हुआ तो इससे बचाना भी तो चाहिए ना। यही सोचकर वो नीचे चले जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे। वो सारों के दरवाजे बंद थे, जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी ये इसे साफ पता चल रहा था। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था और इसका दिल जो पहले ही तेज तेज धड़क रहा था अब मजीद तेज रफ्तार पकड़ चुका था। सामने ही जहां जेब खड़ा गुस्से से घूर रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि वो इसकी सुन ही कहा रही थी। वो तो इससे और इसके पीछे मौजूद इस मंजर को देख रही थी, जहाँ जहां जेब के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और खून के कतरे इसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। इसके हाथ में टॉवल था जिस पर खून लगा हुआ था, जो खुद इसके अपने हाथों पर भी खून लगा हुआ था, यकीनन वो टॉवल से साफ कर रहा था। जबकि इसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंदे इस आदमी की हालत देखकर इसका खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन कदम खौफ से जमीन पर चिपक चुके थे और अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही अपनी बंद आंखों को खोले वो बिना इस वजूद के साथ चिपक गई। मामा नहीं, मामा का दामाद। इसकी आवाज़ सुनते ही इसने खौफजदा होकर आंखें खोली। सबसे पहली नज़र जहां जेब पर गई, जो इसे ही देख रहा था। इसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ थे, लेकिन इसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक जहां जेब के हाथों पर खून लगा हुआ हो। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी जब इसकी इस हरकत को देखते हुए जहांजेब ने इसे बेड पर दोबारा धक्का दिया और इसके दोनों हाथ कैद करके इसके ऊपर झुक गया। कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे। इसकी आंखें भीग चुकी थी और इसकी गिरफ्त में मौजूद अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कितनी बार कहा है मुझसे मत डरा करो। आपने इस आदमी को मारा था, मैंने खुद देखा था। वो मरा हुआ था और आपके हाथ पर खून खून लगा हुआ था। आपने हमना के भाई की तरह इसे भी मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने इसे, क्योंकि वो एक दरिंदा था और यही मेरा काम है। मुझे जाने दें, मेरे सामने ये बात मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। इसके आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। सारी ज़िंदगी तुम्हें इस बीस्ट की कैद में ही रहना है। तुम मुझे से दूर जा सकोगी ये भूल है तुम्हारी। माथे पर बर डाले इसने रुइया को घूरते हुए कहा। छोड़े मुझे। इसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर वो शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। थोड़ी ही देर में अपनी रुकती सांसों के बायस वो नाजुक जान बेहाल हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो दोनों हाथ जहां जेब की कैद में थे। आखिर इस पर तरस खाकर इसने इसकी सांसों को आज़ाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल इसके गर्दन पर झुक कर वहां अपनी शिद्दत भरे लम्ब से छोड़ने लगा। आज इसका रुइया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसकी हर तरह की मज़ामत को नज़रअंदाज करके वो इस पर झुकता चला गया। इसकी तलब थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर इसने रुइया को अपनी कैद से आज़ाद किया था तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इसकी नाजुक बीवी इसकी वजह से बेहोश हो चुकी थी। इसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। गुजरा हर मंजर याद करते ही इसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो तो अब तक इस किताब में लिखी हुई इन बातों को झूठ समझ रही थी, लेकिन वो सारी बातें हकीकत में होती हैं और ये बात जहां ज़ेब इसे अच्छे से समझा चुका था। शावर लेकर वो नीचे चली गई जहां जहां ज़ेब घर में नहीं था, जिस पर इसने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त वो इसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। घर आते ही इसे मुलाजिम से रोहिया के बारे में पूछा, जिस पर इसने बताया कि वो स्टडी रूम में गई थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसे यही लगा कि वो कमरे में होगी, लेकिन खाली कमरा देखकर इसने अच्छी खासी परेशानी हो चुकी थी। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। जहन में वो मंजर चलने लगा जब इसने रुहिया को बेड के नीचे से निकाला था। यही बात सोचते हुए वो वापस स्टडी रूम में आया और इसका अंदाज़ा ठीक था। वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। यकीनन इसी से इसका हाथ पकड़कर इसने इसे टेबल के नीचे से निकाला। यहाँ बैठकर क्या हो रहा था? रोहिया ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो इसी तरह नज़र झुकाए खड़ी रही, जिस पर गहरा सांस लेकर इसने इसे टेबल पर बैठाया और ख़ुद इसके सामने सोफे पर बैठ गया। प्लीज़ रू, तुम मुझसे डरा मत करो।
हाँ, मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ। आप क्यों मारते हैं इन्हें? क्योंकि वो इसी लायक है। मैं सिर्फ़ बुरे इंसानों को मारता हूँ जिन्हें कानून सज़ा नहीं देता, इन्हें मैं सज़ा देता हूँ। जिस मज़लूम के साथ ज़ुल्म होता है, मैं इसे इंसाफ़ दिलाता हूँ। तुम बताओ क्या ये गलत है? इसका चेहरा थोड़ी-सी ऊपर करके इसने सवाल नज़रों से इसे देखा, जिस पर कुछ सोचकर इसने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। वो गलत नहीं कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था। लेकिन आपने हमना के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्यों आई थी? मैं बस देख रही थी कि यहाँ कौन-सी जगह है, फिर मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कोई मुसीबत में है इसलिए मैं नीचे चली गई थी। अगर कोई मुसीबत में होता भी तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज़ देती तो इससे बेहतर नहीं था कि तुम खुद नीचे आने की बजाय गार्ड्स को ही बता देती? जहांज़ेब के कहने पर इसने जैसे अपनी अकल पर मातम किया। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। खैर, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी, वो मेरी अलग दुनिया है जिसे मैंने तुमसे दूर रखना चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि तुम इससे दूर रहो और मेरी बात को समझो। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसके मुँह खुला खुला कर कहने पर जहांज़ेब मुस्कुरा उठा। वो जानता था वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। बीवी हो तुम मेरी, और जो मैंने किया था वो तो मैं अब भी दोबारा करने का इरादा रखता हूँ। जहांज़ेब के कहते ही वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो इसे अपनी तरफ खींचकर इसका नाजुक वजूद अपने कंधे पर डाल चुका था। जहान, मुझे भूख लग रही है, नीचे उतारे हैं। रुहिया के कहने पर इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार रही, क्योंकि इसने पहली बार इसके मुंह से अपना नाम सुना था। इसने रुहिया को नीचे उतारा, नरमी से इसके लबों पर झुक गया। मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले तुम अपना पेट अच्छे से भर चुकी हो, इसलिए ये बहाना मत बनाओ। इसे दोबारा अपनी बाहों में उठाए वो इसे अपने कमरे की तरफ ले गया, जबकि इसे इसे फिर से पहले वाले मोड में देखकर रुहिया ने शर्मा कर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। अपने कमरे में खिड़की से वो इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद सब्ज़ा देख रहे थे, जबकि ज़हन के धागे माजी में उलझे हुए थे, जहाँ एक के बाद एक मंजर आए जा रहा था। तैमूर, मुझे डर लग रहा है। दुल्हन बनी जायशा ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा। वो दो मोहब्बत करते वजूद आज एक पाक दामन में बन चुके थे। यूनिवर्सिटी में की हुई दोस्ती इनकी मोहब्बत बन गई। इनका इरादा पढ़ाई के बाद ही शादी करने का था और इस पल का इन दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। लेकिन अब जब वो वक़्त आ गया था तो इन्हें कहीं से भी अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी नहीं मिल रही थी, जो इस वक़्त का ज़िक्र करते ही हमेशा इसके चेहरे पर आ जाती थी। क्यों डर लग रहा है? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ ज़ायशा। तुम अपने ख्वाब की वजह से हमारा इतना बड़ा दिन ख़राब कर रही हो। बस एक ख्वाब ही तो था, टूट गया। अब इस ख्वाब के असर से बाहर निकलो, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दो। इसका चेहरा अपने सामने करके उन्होंने प्यार भरी नज़रों से अपनी मनचाही बीवी को देखा। तैमूर, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। इनकी नज़रों से घबराकर वो पीछे हुई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने देखा। मंजर बदला, जहाँ पहले रात थी अब वहीं सुबह हो चुकी थी। इन्हें बस इतना याद था कि गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से वो पटरी से वो पेड़ से जा लगी और ज़ोर से लगने के और सर स्टीयरिंग से ज़ोर से लगने के बायस वो बेहोश हो चुके थे। जो चीज़ गाड़ी के सामने आई थी वो क्या थी ये इन्हें याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। बीवी जायशा का ख्याल आते ही घबरा कर उन्होंने इसे सीट की तरफ देखा, जहाँ पर पहले जायशा मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ जायशा नहीं थी, वो जगह खाली थी। मंजर बदला, वो भागते हुए अपनी बाहों में मौजूद अपनी एक दिन की दुल्हन को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुए और डॉक्टर को आवाज़ देकर जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करने को कहा। जिस रास्ते पे पर वो लोग थे वहीं से थोड़े फासले पर एक जंगल मिलता था, जहाँ से इन्हें अपनी बीवी इस हालत में मिली थी। इनका दिल हज़ारों टुकड़ों में बढ़ चुका था। 2 दिन बाद आयशा को होश आया था, लेकिन इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। डिस्चार्ज होकर घर में आने के बाद भी वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी, जबकि तैमूर के पास अब इसके लिए कोई तसल्ली भरा जुमला भी नहीं था। लेकिन आखिर कब तक वो इसे ऐसे रोते हुए देख सकते थे? जायशा, इसके करीब बैठकर तैमूर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किया। मुझे छोड़ देंगे तैमूर? इसकी बात सुनकर तैमूर ने हैरत से अपनी जान से प्यारी अजीज़ बीवी को देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जान हो मेरी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? आप सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं जायशा, भूल जाओ इन गुजरे लम्हों को। हम अपनी नई यादें बनाएंगे जहाँ बस तुम और मैं होंगे। तैमूर ने इसके भीगे गाल साफ किए और इससे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये खुशी भी आर्जी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जायशा की तबीयत ख़राब होने पर जब वो इसे हॉस्पिटल आए और चेकअप के बाद जो खबर इन दोनों को मिली वो इन दोनों दोनों वजूद को ही सदमे में डाल चुकी थी। इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, कहने के लिए शायद अब कुछ था ही नहीं। घर पहुंचकर वो दूसरे रूम में जाकर बंद हो चुके थे। अपनी बीवी को वो किसी भी हाल में अपना सकते थे, लेकिन क्या इनमें इतनी हिम्मत थी कि इस बच्चे को भी अपनाते, जिसके बाप का भी कुछ पता नहीं था? लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जो इस दुनिया के जालिम लोगों को जानता
जानता भी नहीं था भला इससे कैसी नफ़रत, लेकिन ये इनकी सोच थी, इनकी बीवी की सोच कुछ और थी। इसे ना तो अब ये ज़िंदगी चाहिए थी और ना ही ये औलाद। अगर तैमूर सही वक़्त पर इसके पास ना पहुँचते तो ना जाने वो क्या कुछ कर चुकी होती। इसकी हालत जो कुछ देर पहले थोड़ी सँभली थी, वो अब फिर से ख़राब हो चुकी थी। ज़ायशा, क्यों इस बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती हो? ये मासूम है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इसका क्या कसूर है? ये मासूम नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, नहीं चाहिए मुझे ये, इसने चीखते हुए कहा और कमरे में रखा सारा सामान फेंक दिया। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे इसके अंदर पलते इस वजूद को खात्मा हो जाए, लेकिन तैमूर इसका हर तरह से ख्याल रखते थे। घर में वो हर वक्त जायशा के साथ रहते, जब के बाहर जाते वक्त मुलाजमा को मुसलसल इसके पास ठहरने का हुक्म देकर जाते। वो ना तो अपनी बीवी को कुछ होने होने देना चाहते थे, ना इस मासूम बच्चे को, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे ज़िंदा रखे और जिसे चाहे मौत दे दे। जिस मासूम बच्चे को वो मारना चाहती थी वो दुनिया में आ चुका था, लेकिन जायशा की खुद की हालत बहुत ख़राब थी, जिसके बायस वो चंद दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकी। लेकिन चंद दिनों में भी इसने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि इसे इस बच्चे से नफरत थी। अपनी बीवी का गम इनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इन्हें हिम्मत करनी थी इसलिए इस बच्चे के लिए जिसे वो अपना बना चुके थे। जहां ज़ेब के समझदार होते ही वो सारी बातें बता चुके थे जो इसकी माँ के साथ हुई थी, सवाए इसके कि इसकी माँ इससे कितनी नफरत करती थी। ये बात वो इसे कभी नहीं बता पाए और ना ही बताना चाहते थे। हर तरफ यही सब देखकर यही होता जुल्म हर तरफ यही सब बातें देखकर यही होता जुल्म। जहां ज़ेब को 20 बना चुका था, वो अपनी माँ का बदला तो ले नहीं सका, लेकिन इन सब का तो ले सकता है जो इसके सामने ये जुल्म कर रहे थे, और इसने ऐसा ही किया। इसे जब भी ये बात पता चलती कि किसी के साथ जुल्म करने वाला कोई भी शख्स ऐसे खुलेआम घूम रहा है, तो वो इसे खुद सजा देता, बकौल जहां ज़ेब के कि वो सब इसी लायक है। कॉलेज गेट पर खड़ी वो इस वक्त दाद का इंतज़ार कर रही थी। आज नए कॉलेज में इसका पहला दिन था, जहां ज़ेब इसका कॉलेज तब्दील करवा चुका था, क्योंकि भले वो इसे ये बात समझा चुका था कि ज़ैन एक बुरा इंसान है, पर फिर भी अगर वो इसी कॉलेज में हमना के साथ रहती तो ये बात वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकती थी। इसके भाई को किसने मारा था, ये जहाँ ज़ेब का ही ऑर्डर था। जब तक या इसके खुद के अलावा इसे कोई लेने नहीं आ जाता, वो कॉलेज में ही रहेगी। लेकिन इसकी ये बात शायद वो सुनकर भी भूल चुकी थी। टॉर्चर सेल में इस वक्त वो अपने सामने बंदे शख्स की खातर तवाज़ा कर रहा था, जब पीछे से खड़े दार ने इसे पुकारा, जिस पर इसने घूर कर से देखा, क्योंकि अपने काम के दौरान किसी का इसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, अब्दुल्ला की कॉल आ रही है। इसने अपने हाथ में मौजूद जहां ज़ेब का फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। इस फजूल काम के लिए तुमने मुझे रोका? तो इस अपने खूनी हाथ साफ करके इसने इसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल पिक की। क्या मसला है? तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत छोटी नहीं है, लेकिन माना पड़ेगा बहुत प्यारी, दिखने में ही कितनी मासूम लग रही है। इसकी बात सुनकर मोबाइल पर इसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। अपनी बकवास बंद करो, मैं तो बस तुम्हारी बीवी की तारीफ कर रहा था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं कहूँगा। खबासा से हंसते हुए इसने कॉल काट दी, जबकि जहाँ ज़ेब के चेहरे की सख्ती देखकर दाद तो कुछ गलत होने का अंदाज़ा हो गया था। सर, सब ठीक है? रूह कहाँ है? तुम इसे लेने नहीं गए? सर, वो आपने इसे लाने के लिए कहा था, तो मैंने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया। इसने कुर्सी पर बंदे इस आधे मुझे शख्स की जानिब इशारा किया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि दाद इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी? इसने गुस्से से अपने हाथ में मौजूद फ़ोन दीवार पर मारा बाहर निकल के, जबकि दाद अब बस दुआ कर रहा था कि कोई बड़ी बात ना हो, वरना कल इस कुर्सी पर इसे होना था। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां अब्दुल्ला इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा यकीनन इसी का मुंतज़िर था। आ जाओ, मैंने तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसकी बात का जवाब दिए बिना जहां ज़ेब ने इसका गिरबान पकड़कर इसे कुर्सी से उठाया। जब पास खड़े इसके मुलाजिम जहां ज़ेब की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब्दुल्ला अपना हाथ उठा के इन्हें रोक चुका था। मेरी बीवी कहाँ है? बीस्ट हो तुम, सारी दुनिया की खबर रखते हो, यही नहीं जानते तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसके कहके लगाने पर जहां ज़ेब ने ज़ोरदार मुक्का इसके चेहरे पर मारा, जिससे मुलाजिम जो अब्दुल्ला के कहने पर रुके थे वो तेज़ी से जहां ज़ेब की तरफ बढ़े, लेकिन गुस्से से काबू होता वो वहां मौजूद हर शख्स को ढेर कर चुका था। इस वक्त इसके सर पर जुनून सवार था। अब्दुल्ला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? इसके घराने पर अब्दुल्ला ने इसे वो जगह बता दी। जिस जगह पर मैंने तुम्हारी बीवी को रखा है वहाँ एक बम फिट है जो 10 मिनट में फट जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीवी को, इसने अपनी नाक से निकलता खून साफ करते हुए कहा। इस बार तुमने गलत इंसान से टक्कर ली है बीस्ट, मुझे यकीन है आइंदा तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। इसकी बात को नज़रअंदाज करके वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। जिस जगह रुहिया मौजूद थी वहां पहुंचने में इसे 25 मिनट लगने थे, जबकि अगर वाकई इस जगह बम फिट था तो इससे ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तेज़ ड्राइविंग करके भी वो वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच सकता था, लेकिन कोई और ज़रूर था जो वहाँ
वक्त पर पहुंच सकता था। इसने गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट किया और जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। अपना मोबाइल वो तोड़ चुका था, लेकिन ये काम वो हर वक्त, हर हफ्ते, हर महीने करता था, इसलिए एक्स्ट्रा फ़ोन इसके पास हमेशा रहता था। हेलो। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। हेलो मेहर, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? बीस्ट को मेरी मदद चाहिए। मेहर, अब प्लीज़ क्या हुआ है? जहान इसके पूछने पर जहां ज़ेब ने इसे मुख्तसर सी हर बात बता दी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैसे भी जिस जगह रूह मौजूद है वहाँ से पुलिस स्टेशन करीब है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। कॉल काट कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, जबकि जहाँ ज़ेब ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। वहाँ पहुँचते ही इसकी नज़र गार्ड्स पर गई, जो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े थे। इनकी ये हालत यकीनन मेहराब ने ही की थी। मेहराब, इधर मेरे भाई। पीछे से आती आवाज़। इसने मुड़कर देखा, जहाँ बुरी आंखों वाला वो खूबरू मर्द पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। रूह कहाँ है? इसने बेचैनी से पूछा, जिस पर इसने अंदर बने से छोटे से कमरे की जानिब इशारा किया। जहाँ से भाग के इस कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ हर तरफ मिट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कितने वक्त से सफाई नहीं हुई हो। कुर्सी के साथ रस्सी में ज़मीन पर गिरी पड़ी थी हूर, जबकि टेबल पर रुइया का बेहोश वजूद पड़ा था। इसके करीब जाकर जहांज़ेब ने इसे सीने से लगा लिया। इसकी कलाइयाँ जख्मी हो रही थी, शायद रस्सी टाइट से बांधने की वजह से माथे पर भी चोट लगी थी, जिसे इसका सर किसी चीज़ से टकराया हो। ये बेहोश क्यों है मेहराब? और कुछ नहीं हुआ जहांज़ेब, रिलैक्स। शायद डर की वजह से बेहोश हुई है। और हाँ, इस जगह पर बम फिट था। थोड़ी बहुत मार पड़ने पर गार्ड ने बताया कि वो कहाँ मौजूद है और हमने इसे डिफ्यूज़ कर दिया है। इसके कहने पर जहांज़ेब ने सुकून भरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके रुइया को मज़ीद सख्ती से खुद में कैद कर लिया। थैंक यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? अपना शुक्रिया अपने पास रखो और तुम इन्हें मेरे घर लेकर चलो। ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने डॉक्टर को कॉल की है, डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँचने वाली होंगे। इसके कहने पर जहांज़ेब ने अपना सर हिलाकर रुइया को अपनी बाहों में उठाया और इसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। डॉक्टर इसका चेकअप करके जा चुकी थी। वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई थी और कुछ देर में इसे होश आ जाना था, जबकि इसके ज़ख्म भी साफ़ कर दिए थे। रुइया को आंटी मेहराब की वालदा के पास छोड़कर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर दांत का नंबर मिलाने लगा, जो पहली ही बेल पर उठा लिया जा चुका था। जी सर, मैम ठीक है। मेरा काम कर दिया। जी सर, हो गया। और इसकी मजीद कोई बात सुने बिना इसने कॉल काट दी। इस वक्त इसे दाद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी लापरवाही से इसकी बीवी मरते मरते बची थी। अगर दाद इस वक्त इसके सामने होता तो उसे जान से मारने से भी गुरेज नहीं करता। अगला नंबर जो उसने मिलाया वो अब्दुल्ला का था, जो थोड़ी देर बाद ही उठा लिया गया था। अब्दुल्ला, तुमने बहुत गलत जगह वार किया है। अब तो कर दिया है और मुझे उम्मीद है इस बात से सबक सीख कर तुम अब मेरे रास्ते में नहीं आओगे। मैं अपनी बीवी पर एक खरोश तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने इसे इतनी तकलीफ पहुंचा दी। बीस्ट की बीवी, इसकी जान को नुकसान पहुंचाया है। तुमने ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहका लगाया, बिगाड़ क्या सकते हो तुम मेरा? धमाके की आवाज़ के साथ ही राब्ता कर चुका था, जबकि इस आवाज़ को सुनते ही जहांज़ेब को सुकून की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हुई। तुमने टाइमिंग तो परफेक्ट सेट की है। दाद बड़बड़ाते हुए वो अंदर की जानिब चला गया। शुरू में जब तक वो खौफजदा रही, जब तक जहांज़ेब इसके पास रहा था, लेकिन अपनी नाराज़गी वो खूब ज़ाहिर कर रहा था। शुरू में वो इतनी खौफज़दा थी कि इसकी खुफगी को नोट नहीं कर पाई, लेकिन अब इसका रवैया रुहिया को बुरी तरह चुभ रहा था। 3 दिन से जहां ज़ेब ने इसके साथ ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं की थी। इस वक्त भी स्टडी रूम में बैठा, ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने, टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से किताब पढ़ रहा था, जब रुहिया ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाइल कर दिए। इसने इसके हाथ नहीं हटाने थे, लेकिन कोई और रद्दमल भी जाहिर नहीं किया था। जहान, नरमी से पुकार के इसने अपने बाजू में मजीद सख्ती कर ली, लेकिन वो इसी तरह बैठा रहा। जहान, इस बार इसने होले से इसके गाल पर अपने लब रखे, जब अगले ही पल रोलिंग चेयर्स मोड़ के इसने रुहिया को अपनी गोद में बैठा लिया। क्या मसला है? आप नाराज़ हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज़ हूँ? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। इसने इसके सीने पर सर रख लिया। ये अदाएँ कहाँ से सीख ली हैं तुमने? भाभी से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसा करूँगी तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इसने साफ गोई से काम लिया। वही तो मैं सोच रहा था, ज़रूर किसी ने बताया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई? तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता था? क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? इसके सख्ती से कहने पर इसने अपना सर झुकाकर मिनमिनाते हुए कहा, सॉरी, अब सारी बातें मान लूँगी। अच्छा। जहाँ ज़ेब के लबों पर तबस्सुम बिखरा,
मुझे किस करो। जहाँज़ेब के कहने पर कुछ देर सोच के इसने इसके गाल पर अपने लब रख दिए, यहाँ नहीं यहाँ। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर जहाँज़ेब ने इसकी उंगलियां अपने लबों पर फेरी, जबकि इसकी इस हरकत पर वो पल में ही सुर्ख हो चुकी थी। छोड़े मुझे। रोहिया ने इसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन अब ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जहाँज़ेब काज़मी की मर्जी नहीं होती। पहले मुझे किस दो। मुझे नहीं देनी। तुम शराफत से मुझे किस दो, वरना मैंने खुद ली तो तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाएगी। इसका ढीठपन देखकर वो भी गहरा सांस लेकर रह गई। आंखें बंद करें, रोहिया के कहते ही इसने अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद कर ली। हल्के से इसके लबों पर लब रख कर रोहिया ने अपना सर इसके सीने में छुपा लिया, जबकि इसकी इस हरकत से जहाँज़ेब ने मुस्कुरा कर इसके बालों में अपना हाथ फंसाया और शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। इसके जुनूनी अंदाज पर वो काम कर रह गई। किसका किसका बढ़ता दुरानियां और अपने सीने पर नाजुक मुखों की बरसात देखकर वो पीछे हटा, जहां अब इसकी बीवी गहरे गहरे सांस ले रही थी। जहां ज़ेब ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखकर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टका दी। अब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई क्या? इससे अभी भी इसकी नाराज़गी की परवाह थी। जिसकी तुम जैसी बीवी हो वो भला ज़्यादा देर तक कैसे नाराज़ रह सकता है? इसका हाथ थाम कर जहां ज़ेब ने इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। आई लव यू रू, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़्यादा। इसका सर अपने सीने पर रखकर जहां ज़ेब ने सुकून से आंखें मूंद लीं। इसका सुकून इसके पास था, इसकी रूह इसके पास थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था, मुझे तो अच्छा लगा। यानी कि एक अच्छा सा रोमांटिक सा और बीस टाइप का नावल जो था, अच्छा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। इस नावल में कोई भी मिस्टेक हो पढ़ने में, सुनने में, तो आप म्यूट करके भी आवाज़ इसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।